नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसका नाम भोजपुर था और वहाँ एक पूर्व सैनिक निवास करता था जिसे सभी लोग फौजी के नाम से पुकारते थे। उनका असली नाम राम सज्जन था। राम सज्जन अपनी पत्नी भागवंती देवी और बच्चों के साथ अपने गांव में रिटायरमेंट के बाद से स्थायी रूप से बस गए थे। उनके पास पर्याप्त खेत खलिहान थे, इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी को ही अपना जीवन निर्वाह का साधन बना लिया। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटों में राघव, माधव और सबसे छोटा कृपा थे। बेटियों में सुरेखा और रेखा शामिल थी। भागवंती ने अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। राघव और माधव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन कृपा को पढ़ाई से तनिक भी लगाव नहीं था। किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद भी वह पढ़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाता था। भागवंती उसे रोज समझाती, पर कृपा हर बार कहता, माँ मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। थक हार कर माँ चुप हो जाती, लेकिन कृपा का रुख नहीं बदलता। राम सज्जन की मेहनत से खेतों में अच्छी फसलें उग रही थी और घर का आर्थिक हाल ठीक ठाक चल रहा था। बड़ी बेटी सुरेखा का विवाह समीप के एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुरेखा के भी 3 बच्चे हो गए थे, लेकिन भाग्य ने सुरेखा की खुशियां ज्यादा समय तक देखना गवारा नहीं समझा। उसके पति सुधीर, जो एक शादी के समारोह में बाराती बनकर गए थे, उनकी किस्मत ने अचानक मोड़ लिया। बारात से लौटते समय रास्ते में बस पलट गई और सड़क पर बारातियों के साथ हादसा हो गया। दूल्हा दुल्हन तो किसी तरह बच गए, लेकिन कुछ बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ने अपनी जान गंवा दी। सुलेखा के पति सुधीर का भी वही दुखद अंत हुआ था। हंसी खुशी से भरा शादी समारोह एक पल में मातम में बदल गया। वधू का गृह प्रवेश तो हुआ, पर उसके साथ साथ पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। हर ओर यही चर्चा थी कि नई दुल्हन अशुभ है। उसकी पहली ही कदम से बारात पर विपत्ति टूट पड़ी। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। इस तरह की बातें सुन सुनकर नई दुल्हन का दिल टूट गया था। वह दिन रात रोती रहती थी, लेकिन किसी के पास उसके आंसुओं को पहुंचने के लिए सुकून भरे शब्द नहीं थे। राम सज्जन और उनकी बेटी सुरेखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुधीर की मौत ने सुरेखा के जीवन को बर्बाद कर दिया था। राम सज्जन ने अपनी बेटी और उसके 3 बच्चों को अपने घर लाकर संभालने का प्रयास किया। उनकी पत्नी भागवंती देवी अपने सरल और स्नेहिल स्वभाव से बेटी को लगातार ढांढस बंधाती रही। वह सुरेखा को समझाती, हिम्मत देती और बच्चों का भी बड़े प्रेम से ध्यान रखती थी। रेखा भी अपनी माँ और बड़ी बहन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इसी बीच फौज में भर्ती का मौका आया। राम सज्जन का बेटा राघव उसमें शामिल हुआ और चयनित भी हो गया। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद वह ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग चीन की सीमा पर हो गई। एक ओर तो राघव की फौज की नौकरी थी और दूसरी ओर देश की सीमा पर तैनाती। गांव के लोग राम सज्जन से पूछने लगे, भैया राघव का विवाह कब करोगे? इस पर राम सज्जन मुस्कुराकर जवाब देते, जल्दी ही करेंगे भाई, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बीच राघव के विवाह के लिए रिश्ते आने जाने लगे। कोई रिश्ता आता तो दूसरा चला जाता। इसी दौरान रेखा भी बड़ी हो गई थी और राम सज्जन उसके लिए भी वर देखने लगे थे, ताकि उसका समय पर विवाह हो जाए और वह अपने ससुराल चली जाए। राघव के लिए आने वाले रिश्तेदार अपनी कन्याओं की तारीफों के पुल बांधते, कहते, हमारी बेटी आपके घर के लिए एकदम योग्य है, सुंदर है, संस्कारी है और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी। एक दिन राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से कहा, सुनो भागवंती, पहले यह बताओ, बेटी का विवाह पहले करें या बेटे का? इस पर भागवंती ने जवाब दिया, पहले हम बहू घर ले आते हैं, उसके बाद बेटी का ब्याह करेंगे। घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा, और बहू भी गांव की ही होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू ससुराल में ठीक से नहीं निभा पाएगी। गांव में ही शादी करना बेहतर रहेगा। भागवंती की सलाह मानकर राम सज्जन ने गांव के त्रिलोकी सिंह की बेटी श्यामा के साथ राघव की शादी तय कर दी। त्रिलोकी सिंह के 2 पुत्र और 1 पुत्री श्यामा थी। उनके पास खेती बाड़ी की जमीन थी और ओनायल इंडिया कंपनी में चपरासी की नौकरी भी करते थे। श्यामा अधिक शिक्षित नहीं थी,
जैसा कि अक्सर गांवों में देखा जाता है, जहां लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों को बस घर के कामकाज, सिलाई बुनाई और घर संभालने के हुनर सिखाए जाते हैं। यही ज्ञान उनके जीवन को संभालने के लिए पर्याप्त समझा जाता था। राम सज्जन ने राघव को खबर दी, बेटा सुन रहे हो, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 17 अप्रैल को तिलक है और 7 जून को शादी की तारीख निकलवाई है, तो 15 अप्रैल तक छुट्टी लेकर घर आ जाना। राघव के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। पिताजी ने कैसी लड़की देखी होगी, कैसे पूछूं? पुराने समय में लड़कों की पसंद नहीं पूछी जाती थी। जहां माता पिता रिश्ता तय करते, वहीं विवाह संपन्न हो जाता था। यही हाल राघव के साथ भी हुआ था। राम सज्जन ने अकेले ही जाकर लड़की देखी और विवाह तय कर दिया था। श्यामा हालांकि नाम से साधारण थी, परंतु देखने में गोरी चिट्टी और सुंदर थी। घर लौटकर राम सज्जन ने अपनी पत्नी भागवंती से कहा, सुनो भागवंती, हमारी बड़ी बहू बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है और देखने में भी सुंदर है। तुम जो कह रही थी हमने वही किया। गांव की ही लड़की से विवाह तय कर दिया है। अब तुम उसकी बाकी चीजें भी सिखा देना। राघव 15 अप्रैल से पहले ही घर लौट आया था। उसने माँ से पूछा, माँ लड़की कैसी है, क्या आप देखने गई थी? भागवंती ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हम नहीं देख पाए। तुम्हारे बाबूजी ही जाकर देख आए थे और उनकी नजर में लड़की ठीक है। अब शादी के दिन ही तुम खुद देख लेना और उसके गुण धर्म भी शादी के बाद ही पता चलेंगे। तिलक के दिन लड़की वालों की तरफ से लोग आए। वे अपने साथ बर्तन, कपड़े, मिठाई, फल और राघव के लिए एक घड़ी, अंगूठी और सोने की चेन भी लेकर आए थे। उधर राम सज्जन ने लड़की वालों का बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया और विदाई भी बहुत सम्मानजनक तरीके से की। उन्होंने लड़की के लिए कपड़े, गहने, मिठाई और फल भी उपहार स्वरूप भेंट किए। विवाह का दिन धीरे धीरे समीप आ पहुंचा। राम सज्जन ने धूमधाम से बारात सजाई, जहां नाच, गाना, बैंड बाजा सब कुछ तैयार था। मात्र 5 कारों की एक जीप सजाई गई थी, जिसमें दुल्हन के लिए कपड़े, आभूषण, मिठाई, फल और सूखे मेवे थे। मां की रौनक जैसे इस आयोजन को 4 चांद लगा रही थी। बाजे गाजे के बीच बारात रवाना हो गई। द्वार पूजा संपन्न हुई। कन्यादान और सिंदूर दान का आयोजन हुआ। मोदक की रस्म भी पूरी हुई और संधि मिलन की विधि वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार निभाई गई। पूरे समय राघव के साथ साथ दोनों भाई भी नई भाभी को ठीक से देख नहीं पाए थे, क्योंकि सारी रस्में घूंघट में ही पूरी की गई थी। तीसरे दिन सुबह के वक्त बहू की विदाई का समय आ गया। राम सज्जन अपने बेटे, बहू और बारात के साथ घर लौटने लगे। घर पहुंचने पर बहू का स्वागत धूमधाम से किया गया। जैसे ही बारातियों का कारवां राम सज्जन के दरवाजे पर रुका, सभी बाराती धीरे धीरे विदा होकर अपने अपने घर चले गए। तभी बंधु की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी और पूरे घर में हलचल मच गई। बहू आ गई है की आवाजों के बीच मछली, दही और अनाज लाने का शोर गूंज उठा। सभी सामान दरवाजे पर जुटाए जाने लगे और पड़ोसी व रिश्तेदार भी भागकर सहायता में जुट गए। भागवंती बहू को थामे हुए दरवाजे की ओर बढ़ी और गृह प्रवेश की विधि आरंभ की। उसने सुलेखा को संबोधित करते हुए कहा, बिटिया, भैया का गठजोड़ जोड़ दे। लेकिन परिवार के बुजुर्ग खुलकर बोले, अरे सुलेखा की माँ, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि विधवा गठजोड़ नहीं जोड़ती? ये कैसा पागलपन है? इतना सुनते ही सुलेखा भीतर भाग गई और अपने कमरे में जाकर सिसकने लगी। माँ और भाई ने उसे जल्दी से ढांढस बंधाया और उसकी आंखों के आंसू पहुंचे। सुघड़ भागवंती ने सबसे पहले श्यामा को मछली पकड़ाई, उसके बाद चुमावन और मान की रस्म निभाई। परिवार के बुजुर्गों ने एक एक करके सभी रीति रिवाज संपन्न कराए, जिसमें बहू के माथे पर दही रखकर उसे द्वार पर डलवाया और कुलदेवी की पूजा करवाई। कुलदेवी की पूजा के पश्चात मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, जहां एक एक करके सबने बहू का मुंह देखा और उसे उपहार दिए। सारा दिन इसी में व्यतीत हो गया। भागवंती ने सोचा कि वह बहू को मुंह दिखाई में क्या दे। उसके पास सास द्वारा दिया गया सोने का हंसली था। उसने सोचा कि इसे तुड़वाकर तीनों बहुओं और रेखा के लिए गहने बनवा दूंगी। समय की कमी के कारण उसने हंसली श्यामा को दे दी। कुछ दिन बाद वह योजना बनाने लगी कि बहुओं की मुंह दिखाई
और रेखा के लिए चैन बनवा लेगी। भागवंती एक अत्यंत नेक और सरल स्वभाव की महिला थी। जो कोई भी उनके द्वार पर आता उसे भोजन कराए बिना वे कभी विदा नहीं करती। दान दक्षिणा में भी उनका हाथ सदैव खुला रहता था। कोई साधु, फकीर या भिक्षुक उनके आंगन से खाली हाथ नहीं लौटता था। वे हर पर्व त्योहार पूरे विधि विधान से मनाती और आस पड़ोस के जरूरतमंदों को अनाज, दाल, मिठाई, सरसों का तेल और सब्जी वितरित करती। राघव एक रात जब घर लौटा तो श्यामा की मोहकता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह 2 महीने की छुट्टी पर आया था जो 10 दिन बाद समाप्त होने वाली थी। भागवंती ने सोचा कि राघव के प्रस्थान से पहले ही नई बहू से रसोई की रस्म पूरी करवा ली जाए ताकि वह उसके हाथों का बना खाना चख सके। श्यामा ने रसोई वाले दिन नई साड़ी पहनी और अपनी दोनों नंदों के साथ रसोई घर में चली गई। खाना बनाते समय सामान्य भोजन के अलावा उसने खीर भी पकाई जिसे सभी ने पसंद किया और बहू को उपहार स्वरूप नेक भी दिए। 15 जून को राघव वापस अपनी नौकरी पर चला गया। श्यामा का रंग कोरा था पर उसकी विचारधारा और व्यवहार में कालेपन की झलक दिखने लगी। उसे अपनी दोनों ननदें और सास कतई पसंद नहीं थी। धीरे धीरे श्यामा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने भागवंती से कहा, माँ जी, अब आपको घर के काम काज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। भागवंती ने सोचा कि बहू समझदार है और खुश हो गई। भागवंती ने अपने पास रेखा की शादी के लिए जो थोड़े बहुत गहने सहेज कर रखे थे, श्यामा ने वे भी उनसे ले लिए और घर की चाबियां भी अपने कब्जे में कर ली। श्यामा ने धीरे धीरे सारे दान पुण्य और भिक्षा देना बंद कर दिया। अगर परिवार का कोई सदस्य भागवंती से यह पूछने आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह तीखे स्वर में उत्तर देती, यह हमारे घर का मामला है, आप बीच में मत पड़े। अब यह घर हम अपने तरीके से चलाएंगे। भागवंती के लिए यह सब सुनना कष्टदायक था, पर वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझने लगी। श्यामा का क्रोध और सनक दिन ब दिन बढ़ती गई। राम सज्जन के लिए गर्म गर्म भोजन दरवाजे पर भेजने की परंपरा भी समाप्त कर दी। जब उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया तो श्यामा ने स्पष्ट कहा, बाबूजी, अगर आप 10 बजे खाते हैं तो हम आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब भी भोजन भेजा जाए आप खा लीजिए। राम सज्जन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा कि वे लक्ष्मी लाने गए थे, परंतु यह कैसी कठिनाई लेकर आ गए हैं। श्यामा ने रेखा से सारा घर का काम कराना शुरू कर दिया और उसे ताने मारते हुए कहती, काम सीखना जरूरी है, ससुराल जाकर क्या करोगी? लोग यही कहेंगे कि माँ बाप और भाभी ने कोई काम नहीं सिखाया। राम सज्जन यदि किसी बात पर टोकते तो श्यामा उन्हें अपशब्द कहने से भी नहीं चूकती। ये रोज का सिलसिला बन चुका था। जब राघव छुट्टी में घर आया तो श्यामा चुप हो गई। भागवंती ने कुछ नहीं कहा, सोचते हुए कि यदि राघव पत्नी को डांटेगा तो बाहर के लोग चर्चा करेंगे। अब भागवंती जो भी खाना मिलता वह चुपचाप खा लेती, चाहे वह बासी ही क्यों ना हो। उनकी नियति यही बन गई थी। इसी बीच रेखा का विवाह तय हो चुका था और श्यामा की चालों के बीच शादी की तैयारियां भी होने लगी। भागवंती ने सोचा कि यही उपयुक्त समय है जब पुरानी हंसली मांगकर उसे तुड़वाकर 4 गहने बनवाए जा सकते हैं जो वह अपनी बहुओं और रेखा को भेंट कर सके। उसने श्यामा को बुलाकर कहा, बिटिया, जो हंसली मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी वह जरा ले आओ, अब उसकी जरूरत आ पड़ी है। यह सुनते ही श्यामा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह भड़कते हुए बोली, माँ जी, यह हंसली तो आपने मुझे रस्म के अनुसार दी थी, अब आप उसे हमसे छीनना चाहती है? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है? हम इसे नहीं लौटाएंगे। भागवंती को श्यामा की यह प्रतिक्रिया देखकर चुप होना पड़ा, क्योंकि श्यामा ने हंसली लौटाने से साफ मना कर दिया था। रेखा की शादी की तैयारियों के दौरान भागवंती को अक्सर धमकी मिलती रहती कि अगर उन्होंने कुछ कहा या किया तो श्यामा अपने पीहर चली जाएगी। राघव और माधव दोनों मिलकर शादी की तैयारियां करने लगे। इस बीच सुरेखा के बच्चे जब भूख लगने पर मामी से खाने की मांग करते तो श्यामा उन्हें डांटते हुए कहती, क्या हमने जिंदगी भर की रसोई का ठेका ले रखा है? तुम्हारे दादा यही काम करेंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। बच्चों के आंसू देखकर सुरेखा का हृदय दुख से भर जाता और उसने मन ही मन ठान लिया
कि रेखा की शादी के बाद वह अपने बच्चों को लेकर ससुराल चली जाएगी। रेखा की शादी की खरीदारी के लिए राघव और माधव जब बाजार जाने लगे तो श्यामा ने तंज कसते हुए कहा, इतना फालतू पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने जवाब दिया, रेखा हमारी बहन है, यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन श्यामा ने ताने मारते हुए कहा, हाँ, और मैं भी तो रेखा की भाभी हूं। आखिरकार वह खा पीकर गठरी बांधकर ससुराल चली जाएगी। ये सुनकर राघव क्रोध से पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। माधव और कृपा ने अपने बड़े भाई को समझाया, भैया, घर में इस तरह का बर्ताव शोभा नहीं देता। भाभी की सोच तो पुरानी है, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं। राघव चुप रहकर शादी की तैयारियों में जुट गया। राम सज्जन ने अनाज की बिक्री और बैंक से लिए गए कर्ज के पैसों से शादी का प्रबंध किया। कपड़े, गहने, वाहन, बर्तन, मिठाई और फल, सब कुछ तिलक समारोह के लिए तैयार किया गया। रेखा का तिलक बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और तिलक के 10 दिन बाद बारात आने वाली थी। शादी के कुछ दिन पहले रेखा के रिश्तेदार आना शुरू हो गए। उनके रहने और खाने पीने का प्रबंध भी करना था। श्यामा की रोजमर्रा की शिकायतें और ताने लगातार सुनाई देते थे। वह कहती, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। राघव ने रिश्तेदारों के खाने के लिए एक हलवाई की व्यवस्था कर दी ताकि बात बिगड़े नहीं। इन सब के बीच राघव अपने भाग्य को कोसता, सोचता, भगवान ने कैसी पत्नी दी है, जैसे सोने के कलश में विष भरा हो। घर की प्रतिष्ठा का श्यामा को कोई भान नहीं था, जबकि सुरेखा अपनी बहन रेखा की शादी की तैयारियों में तन मन से जुटी थी और अपनी मां का हाथ बढ़ा रही थी। विवाह का दिन जल्दी ही आ गया और दरवाजे पर बारात की धूम मचने लगी। थोड़ी ही देर में द्वार पूजा का आयोजन शुरू हो गया। रेखा का दूल्हा महेश अत्यंत रूपवान था। जब कन्यादान का समय आया तो रेखा को नई साड़ी पहनाई गई और मां के कर्णफूल व अंगूठी के साथ मंडप ले जाया जाने लगा। इसी बीच श्यामा अचानक दौड़ते हुए आई और रेखा के गहने उतारने का प्रयास करने लगी। भागवंती ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह गहने तेरे नहीं है बहू, ये हमारी बेटी के हैं जो हमने उसे दिए हैं। इतना सुनते ही श्यामा ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगी। राघव ने तुरंत उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जो भी रिश्तेदार यह हंगामा सुनते वे पूछते कि क्यों शोर मचा रही है। राघव जवाब देता, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, डॉक्टर की दवा चल रही है, आप इस पर ध्यान न दें और शादी का आनंद लें। शादी की रस्में निर्विघ्न संपन्न हुई और विदाई का क्षण आ गया। राघव ने कमरे का ताला खोलते हुए श्यामा से कहा, रेखा जा रही है, उससे मिल लो। लेकिन श्यामा तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, हम रेखा से मिलने नहीं जाएंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। रेखा ने अपनी मां और बहन से विदा ली और आंसुओं के साथ डोली में बैठ गई। वह भाभी श्यामा के पास भी गई, लेकिन श्यामा ने उसे धक्का दे दिया। कृपा ने अपनी रोती हुई बहन को संभाला और डोली में बिठा दिया। महेश से आग्रह किया, मेरी बहन बहुत भोली है, उसका ख्याल रखना। रेखा के विदा होने के बाद घर सुनसान सा हो गया था। सुरेखा भी अपने बच्चों को लेकर माधव के साथ ससुराल चली गई। राघव की सरकारी नौकरी की नई पोस्टिंग हमीरपुर में हुई थी, जहां उन्हें सरकारी आवास भी मिला था, परंतु मां के विषाक्त व्यवहार के कारण उसने उन्हें साथ नहीं ले जाने का निर्णय लिया। घर पर बस भागवंती, बाबूजी, माधव और कृपा ही रह गए थे। भागवंती की स्थिति अब दयनीय हो चुकी थी। वह नहा धोकर पूजा पाठ के बाद जब भोजन के लिए आती तो उसके सामने बासी भोजन परोस दिया जाता। पहले जहां घर में दूध दही की भरमार होती थी, अब परिवार वालों को बचा खुचा भोजन दिया जाता और ताजगी से परिपूर्ण खाद्य सामग्री बाहर वालों को मुफ्त में बांट दी जाती। ये सब देखते हुए भी भागवंती मौन सादे रहती। इस बीच माधव को शिक्षक के रूप में नौकरी मिल चुकी थी। राघव और माधव मिलकर अपने पिताजी की सहायता करते थे। अब माधव के लिए विवाह प्रस्ताव भी आने लगे थे। एक दिन राम सज्जन ने माधव से कहा, बेटा, रेखा की शादी में हम ठगे से रह गए। अब तेरे विचार कैसे हैं? क्या हम तेरे लिए कोई उचित रिश्ता ढूंढे जो तेरी पसंद के मुताबिक हो? माधव ने सहजता से कहा, पिताजी, मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है। अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो घर की जिम्मेदारियों को बहू भी संभाल लेगी
जो भी रिश्ता आए वह हमारे आसपास का हो और लड़की कम से कम बीए पास होनी चाहिए। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की शिक्षित होनी चाहिए। अगर वह नौकरी करना चाहे तो वह भी कर सकती है। राम सज्जन के मन में यह सुनकर एक विचार अंकुरित होने लगा। अंततः माधव के लिए उपयुक्त कन्या का चयन कर लिया गया। कई स्थानों पर रिश्ते देखने के पश्चात एक जगह माधव का विवाह तय हुआ। वधू का नाम कविता था, जो अमर सिंह की पुत्री तथा रामायण सिंह के परिवार से संबंध रखती थी। उनका निवास शहर में था और वहीं उनका व्यवसाय भी चलता था। परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, जिनमें से कविता सबसे छोटी थी और वर्तमान में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वह BA की छात्रा थी और रामायण सिंह की कन्या होने के नाते उसके संस्कारों और शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था। जब श्यामा ने सुना कि माधव की पत्नी पढ़ी लिखी आ रही है तो उसके भीतर जलन और बढ़ गई। परिवार के कुछ सदस्य और पड़ोसियों ने भी उसे बहकाने का काम किया, यह कहकर कि नई बहू को सिर पर मत चढ़ाना और अपना अधिकार कभी मत छोड़ना। इस तरह की बातें केवल अस्थिरता पैदा करने के लिए ही होती है। माधव की शादी 2 जून को तय हुई थी। बारात की तैयारियां पूरे जोर शोर से की गईं। सभी बाराती बस में सवार होकर रामायण सिंह के आवास की ओर रवाना हुए, जहां उनका स्वागत अत्यंत शानदार ढंग से किया गया। वर वधू के परिवारों के बीच हंसी खुशी का माहौल बना रहा और दान दहेज के साथ कविता की विदाई भी संपन्न हुई। ससुराल में प्रवेश करने पर भागवंती ने लोकाचार के अनुसार कविता का अभिनंदन किया। रेखा और सुरेखा अपनी पढ़ी लिखी भाभी के आगमन से बहुत प्रसन्न थी। जल्द ही कविता को यह समझ में आ गया कि घर में जेठानी का ही वर्चस्व है और माता पिता उन्हीं की मर्जी से चलते हैं। छुट्टियां समाप्त होते ही माधव नौकरी पर वापस चला गया, जिससे कविता को अपने सास ससुर के भरोसे छोड़ दिया गया। सुरेखा और रेखा के साथ कविता का व्यवहार सखी जैसा हो गया था और उनमें किसी भी प्रकार का पढ़ाई का घमंड नहीं था। 5 दिन के बाद कविता की पहली रसोई का कार्यक्रम रखा गया। इसके पश्चात घर के भोजन की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल दी गई। रामा ने भी अपने तरीके से उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना शुरू कर दिया। कविता, जो शहर में पली बड़ी थी, ने कभी उपलों और लकड़ियों पर भोजन नहीं पकाया था। यहाँ उसे गीली लकड़ियां और उपले दिए जाते थे, जिससे वह संघर्षपूर्ण स्थिति में किसी तरह भोजन तैयार करती। यद्यपि उसकी रोटियां अधजली या कभी कभी कच्ची रह जाती, फिर भी वह पूरे परिवार को भोजन करवाकर ही खुद खाती थी। राम सज्जन और भागवंती को कविता का यह समर्पण पसंद आया और वे उससे अत्यंत प्रसन्न थे। यह देखकर श्यामा, जो ईर्ष्या में जल रही थी, अक्सर कविता को अपमानित करने के बहाने ढूंढती और ससुर को उसके विरुद्ध भड़काने की कोशिश करती। राघव जब घर आया तो उसे पता चला कि फौज में बहाली निकली है। वह कृपा को अपने साथ ले गया और उसकी अच्छी तरह से तैयारी करवाई, जिससे वह फौज में नौकरी पा सके। तीनों भाई आपसी समझदारी से रहते थे और मिलजुल कर सभी कार्य करते थे। उनकी एकजुटता देखकर पट्टीदार लोग ईर्ष्या से जलने लगे और श्यामा को उकसाने लगे। इसी दौरान श्यामा ने 2 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। माधव ने नई नौकरी शुरू की और छुट्टी पर घर आता जाता रहा। एक दिन राम सज्जन ने माधव से कहा, बेटा, छोटी बहू को अपने साथ ले जाओ। इस पर माधव ने उत्तर दिया, बाबूजी, अगर माँ भी हमारे साथ चलें तो सही रहेगा। राम सज्जन ने कहा, अगर माँ जाना चाहे तो तुम उन्हें ले जाओ, हम घर देख लेंगे। इस पर माधव अपनी माँ और पत्नी कविता को लेकर गोरखपुर चला आया। वहां कविता और भागवंती के बीच माँ बेटी जैसा प्यार और अपनापन था। लोग उन्हें सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी मानते थे। कविता भागवंती की हर पसंद का ख्याल रखती थी, चाहे वह खाने की बात हो या पहनावे की। कुछ समय बाद जब कविता मां बनने वाली थी तो उन्हें गांव आना पड़ा। कविता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके जन्मोत्सव पर राम सज्जन ने पूरे गांव को भोज के लिए निमंत्रण दिया, परंतु श्यामा माधव के बेटे से खुश नहीं थी। उसे केवल अपने ही बच्चे से प्रेम था। नामकरण के समय माधव के बेटे का नाम वैभव रखा गया। कविता और श्यामा एक दूसरे के विपरीत थी। कविता के लिए परिवार का महत्व सबसे ऊपर था, जबकि श्यामा बड़ी होने के कारण उसे हर समय परेशान करती रहती थी और मानसिक यातनाएं देती थी।
कविता अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार और ससुर की प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए सब कुछ सहती रही, जिसके कारण श्यामा का साहस बढ़ता गया। कभी कभी कविता को बिना खाए सो जाना पड़ता और किसी को इसका पता तक नहीं चलता। मानसिक उत्पीड़न झेलते हुए जब बिना वजह उसे पति की डांट भी सुननी पड़ती, तब वह धीरे धीरे अवसाद का शिकार हो गई। भागवंती यह सब देखती रही और माधव के बेटे का तिरस्कार भी सहन नहीं कर पा रही थी। जब माधव छुट्टी पर घर आया तो भागवंती ने कहा, बेटा, बहू और लल्ला को लेकर शहर वापस चले जाओ। यहाँ गांव में सुविधाएं नहीं है और बहू बीमार पड़ रही है। कविता ने भी कहा, माँ, आप भी चलिए, तभी हम जाएंगे। फिर माधव अपनी माँ और पत्नी को लेकर गोरखपुर लौट आया, जहाँ पहुँचने के बाद कविता और भागवंती ने राहत की सांस ली। राम सज्जन ने राघव के बेटों राम और श्याम को एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाया, जिसका सारा खर्चा वे स्वयं उठाते थे। राघव की बेटी का भी नाम उसी स्कूल में दर्ज करवा दिया गया था। इधर तीनों भाइयों ने मिलकर एक भव्य घर बना लिया था। खेती की आय से परिवार का पालन पोषण आराम से होता था और हर साल खेती से 87 से 80 हजार रुपए की आमदनी हो जाती थी। लेकिन समय का खेल अनजान होता है। एक दिन राम सज्जन को अचानक बुखार हो गया। दोनों बेटियां घर पर थीं, पर सभी बेटे बाहर थे। रात में राम सज्जन की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनका निधन हो गया। परिवार में सबसे बड़े बेटे राघव ने उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभाली और अपने भाइयों को खबर दी। उस समय भागवंती भी गोरखपुर में माधव के साथ थी। माधव और कविता ने उसे बिना बताए गांव लाने का निर्णय लिया। जब भागवंती घर पहुंची तो उसने घर की शांति और सन्नाटा देखकर बच्चों से बाबा के बारे में पूछा। बच्चों ने बताया कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे भगवान के पास चले गए हैं। यह सुनकर भागवंती सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। शारीरिक चोटें तो सुई और दवाओं से ठीक हो गई, लेकिन मानसिक आघात इतना गहरा था कि भागवंती का जीवन बदल गया। वह जैसे एक जिंदा लाश बनकर रह गई और धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगी। अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद तीनों भाई अपनी नौकरियों पर लौट गए और खेतों को बटाई पर दे दिया। वे बारी बारी से घर आकर उसकी देखभाल करते रहे। इस बीच कविता भी गोरखपुर लौट आई और उसे दूसरे बच्चे का आगमन भी निकट था। माँ की शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी और कविता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण उसे मजबूरी में अपने पिता के घर जाना पड़ा। वहीं उसने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया, जिसका नाम बड़े प्यार से जया रखा गया। जया न केवल सुंदर थी बल्कि तेज तर्रार भी। जब माधव दोनों बच्चों को अपने नाना के घर से वापस लाया तो जया भागते हुए आई और अपने पापा के लिए पानी लेकर आई। पापा पापा पानी पी लो, वह कहती और माधव उसे गोद में उठाकर प्यार से गले लगा लेता। राघव और माधव ने सोचा कि अब पिता तो नहीं रहे, ऐसे में यदि कृपा की शादी करवा दी जाए तो शायद माँ का दुख थोड़ा कम हो सके। डॉक्टरों के सुझाव के अनुसार उन्होंने कृपा की शादी पास के गांव में तय कर दी। कृपा की पत्नी मधु शिक्षित और बुद्धिमान महिला थी, जबकि कृपा की शिक्षा साधारण थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी पत्नी उसे अपने से कमतर समझेगी। हालांकि मधु इन बातों से परे एक खुशमिजाज और परिश्रमी महिला थी, लेकिन श्यामा, जो जल्दी से मधु पर हावी हो गई, ने उसे सिखाया कि उसकी सास भागवंती, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उनकी देखभाल मत करना, बस खाना बना देना। मधु ने उसकी बातें मान ली और वही किया। भागवंती चुपचाप रोती रही, लेकिन उसे सहानुभूति जताने वाला कोई नहीं था। उसका बड़ा बेटा राघव अपनी माँ के लिए सामान लाता था, लेकिन श्यामा उसे भागवंती तक पहुंचने नहीं देती थी। जो भी चीजें घर में लाई जाती थी वे भी भागवंती को नहीं मिलती थी। मधु को कभी कभी दुख होता, पर श्यामा के कठोर रवैये के आगे वह भी विवश थी। समय बीतता गया। मधु ने 2 बेटियों को जन्म दिया। लड़के की चाहत में मधु फिर गर्भवती हो गई, लेकिन तीसरी बार भी एक बेटी पैदा हुई। इसके बाद मधु के पैर फिर से भारी हो गए और उसने सोचा कि शायद अब एक बेटा हो जाएगा, जिससे उसका जीवन आसान हो जाएगा। परंतु उसका सपना टूट गया। चौथी बार भी बेटी ही जन्मी।
इस बार मधु इतनी कमजोर हो गई कि वह इस कठिनाई को सहन नहीं कर सकी। पहले उसकी नवजात बच्ची का निधन हुआ और 8 दिन बाद मधु भी संसार को अलविदा कह गई। कृपा की 3 बेटियां अब अनाथ हो गई थी। बिंदु जो 8 साल की थी, सिंधु 5 साल की और नीलो सिर्फ 3 साल की। मधु के जाने के बाद कृपा पूरी तरह से टूट गया। श्यामा को भी उस पर थोड़ा दया आ गया, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ भी था। उसे लगा कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कर सकेंगे। इस बीच राघव भी फौज से रिटायर होकर घर लौट आया था। उसके दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर अच्छे से स्थापित हो गए थे और उसकी बेटी की भी एक सम्मानित परिवार में शादी हो गई थी। भले ही बेटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी न थी, लेकिन वह घर परिवार संभालने में सक्षम थी। राघव को अपने भाई कृपा के बच्चों से बहुत प्रेम था और वह उनकी खुशी का हमेशा ध्यान रखता था। भागवंती के निधन के बाद कृपा की दुनिया और अधिक अंधेरी हो गई थी। माँ और मधु दोनों का बिछोह उसके लिए असहनीय हो गया था। कृपा ने अपने घर में रहना छोड़ दिया और अधिकांश समय घर के बाहर बिताने लगा। उसके सभी बच्चे अभी नाबालिग थे और श्यामा की नकारात्मक सोच ने उन्हें कृपा के विरुद्ध कर दिया था। कुछ दिनों से कृपा की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बुखार और भूख की कमी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कृपा ने फोन पर माधव से कहा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। माधव ने कृपा से कहा, अभी मेरा वेतन रुका हुआ है, किसी से उधार लेकर डॉक्टर को दिखा लो, जैसे ही मेरा वेतन आ जाएगा मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। कृपा ने मजबूर होकर अपना धान बेच दिया और रुपये 7,000 लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, तुम्हें हेपेटाइटिस भी हो गया है और यह खतरनाक स्थिति में है। अगर दवा लगातार चलती रही तो कुछ समय तक बच सकते हो। इस खबर ने कृपा को झकझोर कर रख दिया। घर लौटने के बाद उसने सोचा, फिर भी नौकरी पर जाता रहा। उसने रुपये 7,000 धान बेचकर डॉक्टर को दिखाया था। इस बात पर श्यामा ने घर में बवाल खड़ा कर दिया। राघव ने भी उसे खरी खोटी सुनाई, जबकि राघव को सारी सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ समय बाद कृपा को फिर से डॉक्टर और दवा की जरूरत पड़ी। उसने आर्मी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उसे अनफिट करार दिया और रिटायरमेंट के कागज पकड़ा दिए। घर आकर वह पेंशन के पैसे से अपनी दवाओं का इंतजाम करता रहा, लेकिन श्यामा की बदतमीजियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अंततः कृपा बिस्तर पकड़ने को मजबूर हो गया। सुरेखा का बेटा सुबोध कृपा को बनारस के अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लेकर गया और उसने राघव और माधव को खबर दी। दोनों मामा बनारस पहुंचे, जहां कृपा अस्पताल में भर्ती था। माधव ने उसकी देखभाल की। डॉक्टर ने माधव को बताया, ये हेपेटाइटिस बी के अंतिम चरण में है, कभी भी कुछ हो सकता है। माधव जानता था कि उसकी भाभी ने भैया के कान में कृपा के खिलाफ जर घोला है। उसने बड़े भाई को सच्चाई बताई और कहा, भैया अंतिम समय में भाई से मिल लो। राघव बनारस भागा भागा आया। बड़े भाई के आने के 3 घंटे बाद कृपा ने माधव को बुलाया और कहा, भैया अब मैं जा रहा हूं, आज से मेरे बच्चों के माँ बाप तुम ही हो। ये कहकर कृपा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। राघव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपनी पत्नी की वजह से अपने भाई को जलील किया था और यही वजह थी कि उसका परिवार बिखर गया। घर लौटने पर राघव ने श्यामा को खूब फटकारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। कृपा के दाह संस्कार के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। माधव हर महीने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भेजता और राघव उनके कपड़े और दूसरी जरूरतों का ख्याल रखता। दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर हर काम करते। एक दिन माधव ने राघव से कहा, भैया मुझे लगता है कि हमें बैंक से लोन लेकर एक साझा खाता खोलना चाहिए, ताकि दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। जब जरूरत पड़ेगी तब पैसा कहां से आएगा? एक शिक्षक की नौकरी से इतना बड़ा खर्च एक बार में नहीं हो सकता। राघव ने हामी भरी और माधव ने बैंक से रुपये 5 लाख का लोन लेकर साझा खाता खोल दिया। दोनों भाई हर महीने अपनी तनख्वाह से लोन की किस्तें चुकाने लगे। माधव का बड़ा बेटा राम MBA करने के बाद एक निजी संस्थान में नौकरी करने लगा। उसकी पढ़ाई भी शैक्षिक ऋण के माध्यम से हुई थी, जिसे नौकरी लगने के बाद चुकाना था।
शुरुआती दिनों में राम नियमित रूप से शैक्षिक ऋण का भुगतान करता रहा। इस बीच उसकी शादी सुधा नामक पढ़ी लिखी लड़की से तय हो गई। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई। शादी के 3 महीने बाद राम ने कहा, इस महीने देर हो गई है, मैं बैंक जा रहा हूं शैक्षिक ऋण का भुगतान करने के लिए। इस पर सुधा बोली, मेरे पिता ने भी शैक्षिक ऋण लिया था। जब समय समाप्त हो गया तो उन्होंने एक आवेदन दिया था कि वह ऋण नहीं चुका सकते। इसके बाद केवल रुपए 1,50,000 ही देने पड़े और बाकी का कर्ज माफ हो गया। आप भी ऐसा ही करें। राम कुछ कहता उससे पहले ही श्यामा ने हस्तक्षेप किया, बहुत सही कह रही है। अगर तुम्हारा पैसा कटता है तो जो बचेगा उसे दूसरे काम में लगा लेना। राम की बड़ी बहन ने भी मां का समर्थन किया। धीरे धीरे ऋण का बोझ बढ़ता गया। जब भी राघव पूछते, राम लोन चुकाया, तो राम चुप हो जाता और श्यामा तथा सुधा राघव को शांत कर देती। 3 साल बीत गए और ब्याज बढ़कर रुपए 5 लाख से अधिक हो गया। एक दिन राघव के हाथ में बैंक और कोर्ट से नोटिस आ गया, जिसमें कहा गया था कि यदि रकम नहीं चुकाई गई तो बैंक में जमा धनराशि और खेती की जमीन जब्त कर ली जाएगी। राघव इस लोन का गारंटर था। उस समय माधव की पत्नी कविता भी घर में मौजूद थी। उसने कहा, भैया जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन राघव का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने राम और श्यामा को खूब खरी खोटी सुनाई। बेवकूफ, अगर एक बार भी हमें बता दिया होता कि लोन नहीं चुका पा रहे हो तो हम अपनी पेंशन से रुपए 10,000 हर महीने देकर इसे चुकता कर देते। अब तो न घर के रहे न घाट के। माधव के साथ जो साझा खाते में रुपए 5 लाख बिन्नू की शादी के लिए रखा गया था, वह भी बैंक ने कर्ज चुकाने के लिए काट लिया। थोड़ा जो बचा था उसे अगली किस्त में देने का नोटिस आ गया। इसी बीच राघव के छोटे बेटे श्याम की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया BSSC पास थी, परंतु उसके पास डिग्री थी, ज्ञान नहीं। श्यामा ने अपनी देवरानी कविता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, वही रवैया उसने अपनी बहुओं पर भी थोप दिया। बड़ी बहू सुधार चुप रहती, लेकिन सास के प्रति उसके मन में खटास थी। मैं रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी और इस स्थिति में प्रिया बेचैन थी। कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता था। उसे केवल ताने ही नहीं बल्कि खाने पीने और अन्य चीजों पर भी पाबंदियों का सामना करना पड़ता था। साबुन और जरूरत की चीजें भी माप तौल कर दी जाती, लेकिन प्रिया मानसिक रूप से कमजोर नहीं थी। उसने भांप लिया कि यदि वह चुपचाप सहती रही तो लोग उसे दबाते ही रहेंगे। प्रिया ने श्यामा से सीधा मुकाबला करने का निर्णय लिया। श्यामा के एक कटाक्ष के बदले वह 4 सुना देती। कभी कभी ऐसा लगता था कि कहावतें साकार हो रही हैं, जैसे को तैसा। इसी बीच राम एक पुत्र का पिता बना और श्याम के घर एक प्यारी बेटी ने जन्म लिया। राघव, जो घर के तनाव से पहले ही दवाइयों का सहारा ले रहा था, ने स्थिति बिगड़ती देख दवाएं छोड़ दी, जिससे घर का कलह और बढ़ गया। एक दिन राघव को ब्लड प्रेशर के कारण लकवे का अटैक आया। किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन दिमाग में खून का थक्का जम गया और राघव बिस्तर पर पड़ा रहने को मजबूर हो गया, मानो बिस्तर ही उसका स्थायी ठिकाना बन गया हो। इस मुश्किल घड़ी में माधव और कृपा की बेटियां बिंदु और सिंधु अपने बड़े पिताजी की सेवा में जुट गई। राम और श्यामा ने धीरे धीरे दूरी बना ली, जबकि छोटा बेटा श्याम और उसकी पत्नी प्रिया ने ससुर की देखभाल की। 3 साल तक राघव ने यह कष्ट झेला और अंततः दुनिया को अलविदा कह दिया। राघव के जाने से श्यामा को कोई विशेष दुख नहीं हुआ, मानो उसने पहले ही इस दुख को भुला दिया हो। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले माधव के कंधों पर आ गई। वह एक शिक्षक था, जिसके पास 4 बेटियों और एक बेटे की पढ़ाई का भार भी था। निरंतर संघर्ष करते करते वह खुद भी ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। उसकी पत्नी कविता ने कभी भी उसके काम में दखल नहीं दिया और उनके बच्चे भी किसी तरह की शिकायत नहीं करते थे। लेकिन संपन्न जीवन जीने का सपना उनके लिए एक मृग तृष्णा ही रहा, क्योंकि परिवार का गुजारा चलाने में माधव हमेशा आर्थिक संकट से जूझता रहा। कई रातें वह बिना सोए गुजार देता, ये सोचते हुए कि आगे क्या करना है। राम और श्याम अपने चाचा का सहारा नहीं बन पाए, बल्कि वे हमेशा यही रटते रहते कि उनके पास पैसे नहीं बचते। बावजूद इसके
माधव हर महीने 15,000 रुपये भेजता ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा चल सके, लेकिन इस कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं समझा गया। श्यामा हर किसी से कहती कि वे तो खेत की फसल खा रहे हैं और असल कमाई का श्रेय उसके बड़े बेटे को जाता है, जो बच्चियों की पढ़ाई का सारा खर्च उठा रहा है। माधव अक्सर कहता, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। एक ओर मैं खर्चों का बोझ उठा रहा हूँ और दूसरी ओर भाभी मेरी बदनामी करती फिरती है। वह हमेशा अपने बेटे की प्रशंसा करती, मेरा बेटा ही उन बेसहारा बच्चियों की देखभाल कर रहा है। अब जबकि बिंदु बड़ी हो चुकी थी, माधव ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन हर जगह उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लोग सोचते कि लड़की के माता पिता नहीं है तो दहेज नहीं मिलेगा। समाज की यह सोच माधव को भीतर तक कचोटती। छुट्टियों में घर लौटकर वह अच्छे रिश्ते की खोज में भटकता रहता, लेकिन बड़ी मां के चलते लड़कियों को संपूर्ण शिक्षा मिल नहीं सकी। जो मिला वह केवल स्वार्थ की परिभाषा थी। माधव जब भी निराश होता, अपनी तकलीफें कविता से साझा करता और कविता हमेशा उसकी ढाल बनती। पर समाज में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो उन बच्चियों को अपनाने का जज्बा रखे। अंततः माधव ने सारी आशाएं ईश्वर पर छोड़ दी। उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई और एक परिवार ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दहेज की मांग 8 लाख नकद थी, साथ ही एक गाड़ी, कपड़े, गहने और फर्नीचर। थक हार कर माधव ने हामी भर दी। वह अब परिस्थितियों से हार चुका था। शादी बैसाख में तय हुई ताकि तैयारी व्यवस्थित ढंग से हो सके। माधव ने जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे उसमें भी कमी पड़ी तो उसने फिर से कर्ज लिया। पिछली शादी का उधार पहले से सिर पर था, लेकिन बिंदु की शादी के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। उसने दहेज में 2 पहिया वाहन दिया। लड़का विक्रम एक निजी कंपनी में काम करता था और उसके पिता किराना दुकान चलाते थे। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था और खाने पीने में किसी कमी का अनुभव नहीं होता था। शादी का समय नजदीक आते ही राम, श्याम और उनकी पत्नियां सबसे पहले पहुंच गई। रेखा, सुरेखा और नीतू भी बिंदु की शादी में शामिल हुई। बहुएं तैयारियों में लगी रहीं, लेकिन पैसों के मामले में सहयोग देने से बचती रहीं। माधव ने ईश्वर की मन्नत पूरी करने के लिए गले की चेन, अंगूठी और बिंदु के लिए बाली, पायल, बिछिया जैसी चीजें खरीदी। फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान की खरीदारी भी की ताकि बारात का सम्मानजनक स्वागत हो सके। इस सब ने माधव पर कर्ज का बोझ और बढ़ा दिया। शादी के बाद विदाई की रस्मों में भी पूरा खर्च माधव ने ही उठाया। विक्रम देखने में जितना आकर्षक था, उतना ही स्वार्थी और लालची स्वभाव का निकला। बिंदु की विदाई के बाद माधव भीतर से टूट चुका था। सिंधु और नीलू अपनी बहन के जाने से अकेली पड़ गई और मन ही मन उदास रहने लगी। माधव ने थोड़ी राहत की सांस ली कि कृपा की एक जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। अब उसकी चिंता सिंधु और ज्योति को लेकर थी। अगर ईश्वर की कृपा रही तो उनकी भी जिम्मेदारी निभा ली जाएगी। माधव की बेटी ज्योति पढ़ाई में बेहद होशियार थी और उसकी इच्छा थी कि वह और उसका भाई वैभव पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करे। वैभव ने बीटेक के बाद एमटेक में दाखिला लिया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए भी माधव ने शिक्षा लोन लिया था। माधव की पूरी पगार से लोन की किस्तें भरनी होती, जिससे घर के खर्च के लिए बहुत कम बचता। उसी में कविता की दवाइयों और राशन पानी का खर्च चलता। कभी कभी कविता सब्जी पकाती तो दाल नहीं बनती और दाल पकती तो सब्जी का इंतजाम नहीं होता। खर्चों में कटौती करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। राम और श्याम को लगा कि चाचा काफी परेशान है, लेकिन मदद के नाम पर वे हमेशा यही बहाना बनाते, हमारे पास पैसे नहीं बचते। दोनों ने अपनी मां से कहा कि चाचा की सहायता कर देनी चाहिए, लेकिन श्यामा का जवाब ठंडा था। अरे, उनकी तो कभी पैसों की तंगी नहीं होती। बिंदु की शादी में इतने बड़े खर्चों का प्रबंध कहां से हुआ? ये राम और श्याम के मन में भी सवाल बना रहा। जब राम ने मां की बात सुनी तो वह चुप रह गया, शायद यह सोचकर कि मां के शब्दों में भी सच्चाई थी। उधर माधव अपनी सेवा से निवृत्ति के करीब पहुंच चुका था और उसकी चिंता अब सिंधु और ज्योति की शादियों को लेकर बढ़ती जा रही थी। उसके पास न पर्याप्त जमा पूंजी थी और नान के कर्ज अभी भी लटक रहे थे। वैभव भी एमटेक के अंतिम वर्ष में था, जिससे पढ़ाई का खर्च अब और भी अधिक हो गया था। माधव ने सिंधु के लिए वर तलाशना शुरू कर दिया,
लेकिन कर्ज के बोझ ने उसे हर निर्णय में उलझन में डाल दिया। आखिरकार रिटायरमेंट का दिन आ ही गया, परंतु जितनी उम्मीद थी उतने पैसे हाथ में नहीं आए। जीपीएफ से जो रकम निकाली थी उसमें भी कटौतियां कर दी गईं। एक जगह सिंधु के लिए एक सरकारी अफसर का रिश्ता आया, लेकिन उसकी केवल एक शर्त थी, लड़की इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी होनी चाहिए और हर प्रकार की बातचीत में दक्ष हो। माधव ने साफ साफ कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, एक हिंदी मीडियम से पढ़ी है और दूसरी अंग्रेजी मीडियम से। आपको जो उपयुक्त लगे उसी के लिए बात आगे बढ़ाए। लड़के वालों ने ज्योति का बायोडाटा देखकर रुचि दिखाई। जब वे ज्योति से मिलने आए तो उसकी समझदारी और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि रिश्ते के लिए तुरंत हामी भर दी। सौभाग्य से ज्योति भी अब नौकरी में आ चुकी थी और लड़के वाले किसी दहेज की मांग नहीं कर रहे थे। उनका कहना था, जो कुछ आप बेटी को देना चाहते हैं वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें इतनी योग्य लड़की सौंप रहे हैं। माधव ने ज्योति की शादी साधारण और सादगीपूर्ण तरीके से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़के वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शादी के लिए माधव ने बेटी के गहने, गले की चैन, अंगूठी, पायल, बाली और बिछिया खरीदी। वर के लिए भी एक चैन, अंगूठी, घड़ी और वस्त्र की व्यवस्था की। परंतु गाड़ी देने की शर्त पूरी करना माधव के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसे अब सिंधु की शादी की तैयारी भी करनी थी। ज्योति की शादी में दोनों परिवारों ने मिलकर एक सादे समारोह का आयोजन किया, जिसमें सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार शामिल हुए। वर गौरव बेहद सुलझा हुआ और सामाजिक व्यक्ति था। शादी के बाद प्रतिभोज भी बेहद सरल रखा गया। हालांकि माधव ने किफायती ढंग से शादी की, लेकिन उसकी पूरी पेंशन और जमा पूंजी इस आयोजन में खत्म हो गई। मात्र 2 लाख रुपए ही शेष रहे। इस पूरे खर्च में राम, श्याम या किसी भतीजे ने कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया, जिससे माधव का मन थोड़ा खिन्न था। अब अगली चिंता सिंधु की शादी की थी। किसी तरह एक उपयुक्त रिश्ता सामने आया। लड़का रोहित एक बैंक में क्लर्क था और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। मगर इस रिश्ते के साथ भी शर्तें जुड़ी थी। 10 तोला सोना, एक कार और गृहस्थी के सामान की मांग की गई। माधव ने अपने कर्तव्यों से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसे तय करना था कि सिंधु की शादी भी अच्छे से संपन्न हो, लेकिन इतने बड़े खर्चों के लिए उसे अपने खेत बेचने की योजना बनानी पड़ी। जब इस बात की भनक श्यामा को लगी तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। श्यामा ने तीखे स्वर में कहा, माधव, तुम आखिर क्यों खेत बेचने की सोच रहे हो? पहले जमीन का बंटवारा होगा, फिर अपने हिस्से का जो भी हिस्सा है उसे बेचो या कहीं से प्रबंध करो। यह पहली बार था जब माधव ने खुलकर भाभी से बहस की थी। उसने कहा, भाभी, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो इस मुद्दे पर सोचना ही क्यों पड़ता? हमारे पास बस रुपए 2 लाख ही बचे हैं और इतने में सिंधु का विवाह कर पाना संभव नहीं है। श्यामा ने ठंडे लहजे में उत्तर दिया, ठीक है, पहले जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, फिर शादी की सोचना। लेकिन इस मुद्दे की उलझन यही खत्म नहीं हुई। उधर बिंदु के पति विक्रम ने माधव से कहा, चाचा जी, अगर आप खेत बेचने ही वाले हैं तो ध्यान रखिए कि हमारे ससुर जी के पास कोई बेटा नहीं है। उनकी तीनों बेटियों को बराबर हिस्सा दे दिया जाए। इस सुझाव ने माधव को और उलझन में डाल दिया। माधव पहले से ही इस कदर थक चुका था कि कई बार उसे लगता, काश मैं इस जीवन में ही न होता तो बेहतर होता। उधर श्यामा अड़ी रही कि जमीन के 3 हिस्से होने चाहिए, एक राम के लिए, दूसरा श्याम के लिए और तीसरा वैभव के नाम। लेकिन इस पूरी बातचीत में बेटियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। अगर माधव श्यामा की बात मानता तो उसकी तीनों बेटियां बिंदु, सिंधु और ज्योति बिना किसी अधिकार के वंचित रह जाती। वहीं अगर वह विक्रम के सुझाव को अपनाता तो उसे जमीन तीनों बेटियों को सौंपनी पड़ती। यह दुविधा उसकी रातों की नींद उड़ा चुकी थी। आखिरकार माधव ने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि बेटियों को उनके पिता की संपत्ति से वंचित करना अन्याय होगा। उसने कोर्ट में याचिका दायर की और अपने हिस्से की जमीन तीनों बेटियों के नाम कर दी। श्यामा ने घर में हंगामा तो मचाया, लेकिन माधव अपने फैसले पर अड़िग रहा, क्योंकि उसे बेटियों के भविष्य की चिंता थी। इस बंटवारे के बाद बिंदु के ससुराल वाले उस जमीन के मालिक बन गए। सिंधु की शादी के संदर्भ में भी
माधव ने उसके ससुराल वालों से बात की। उसने स्पष्ट कहा, मैंने यह जमीन सिंधु के नाम कर दी है। अब आप चाहे तो इसे बेचकर अपनी जरूरत का सामान खरीद ले या चाहे तो इसे अपने पास रखे। बारात का स्वागत मैं पूरे सम्मान के साथ करूंगा। सिंधु के ससुराल वालों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और शादी की तिथि तय कर दी गई। माधव ने बड़े प्रेम से बारात का स्वागत किया और अपनी बची खुची जमा पूंजी से सिंधु और उसके पति को गहने भेंट किए। लेकिन इस सब के बाद माधव के हाथ पूरी तरह खाली हो गए। घर में अब रोज रोज का तनाव चलने लगा। श्यामा की तानेबाजी ने माधव का जीना मुश्किल कर दिया। इसी बीच श्यामा की तबीयत बिगड़ने लगी। माधव यह सब देख नहीं सका और उसने अपनी भाभी के इलाज का प्रबंध करवाया। उसने राम और श्याम को भी खबर भेजी कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दोनों बेटे आए और माँ को अपने साथ ले गए। लेकिन माँ केवल 6 महीने ही बेटों के साथ रह पाई। वह उस माहौल में खुद को कभी सहज महसूस नहीं कर सकी। शुरुआत में 3 महीने राम के पास और फिर 3 महीने श्याम के पास बिताए। दोनों ने अपनी बहुओं का जिस तरह व्यंग्यपूर्ण तानों से स्वागत किया, उसी प्रकार की प्रतिकृति बहुओं ने भी उनके प्रति दिखाई। 6 महीने बीतने के बाद श्याम घर वापस लौटी और जो फसल खेत से प्राप्त होती वही उसका आहार बन गई। माधव के जीवन में अब एक अंतिम जिम्मेदारी शेष थी, नीलू की शादी। जल्द ही नीलू के लिए एक योग्य वर की खोज आरंभ हुई और एक उत्तम परिवार का चयन किया गया। नीरज, जो पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था और गोरखपुर से था, को नीलू के लिए वर के रूप में चुना गया। माधव ने नीलू की शिक्षा को भी पूरा कराया था, उसे बीएड करवाया और बाकी सभी बेटियों की तरह उसे भी शादी के गहने दिए। जेठ के महीने में नीलू की शादी का शुभ समय निश्चित किया गया। नीलू की शादी में रेखा, सुरेखा, बिंदु और सिंधु सभी शामिल हुए और उनके पति भी साथ थे। ये माधव के जीवन की अंतिम बड़ी जिम्मेदारी थी। बारात का स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। सभी बेटियों और जमाई को भी विदाई सम्मान पूर्वक दी गई, जिसमें कपड़े, मिठाई और फल शामिल थे। इन सारी तैयारियों में वैभव ने भी कुछ सहयोग दिया और माधव ने अपने हिस्से की कुछ जमीन बेच दी। परंतु श्यामा का असंतोष फिर भी समाप्त नहीं हुआ। उसने पुनः माधव से कहना शुरू कर दिया, तुम अपनी जमीन नष्ट कर दोगे। अब इस घर में क्या बचा है, इसे बेच दो, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। माधव, जो अब अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था, आखिरकार अदालत की शरण में गया और अपने हिस्से की जमीन अपनी भाभी के नाम कर दी। उसने कहा, भाभी जी, पिता की जमीन के लिए तुम्हारे पास अब कोई मलाल न रहे। जो कर्ज तुम्हारे ऊपर था, हम उसे चुका चुके हैं। अब हमारे पास न तो तुम्हारा घर है, न ही तुम्हारा खेत। अब हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ खुशी से रहो। ये कहते हुए माधव कविता को लेकर घर से चला गया। वह प्रतिष्ठित घर, जिसे कभी क्षेत्र में प्यार और अपनापन के लिए जाना जाता था, आज अपनी सारी इज्जत खो बैठा था। दोस्तों, ये वही कहानी है जो बताती है कि एक महिला के हाथ में होता है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर चाहे तो उसे बर्बाद भी कर सकती है। श्यामा की गलत फैसले और उसकी अनियंत्रित इच्छाओं ने पूरे घर को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। एक महिला यदि सही राह चुनती है तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और यदि वह गलत रास्ता अपनाए तो वही घर नरक में बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां लोग बेहद परिश्रमी और सत्यनिष्ठ थे, वहां चौधरी परिवार का खासा रुतबा था। जसवंत सिंह चौधरी उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार माने जाते थे। उनके 4 बेटे थे, महेश, प्रकाश, रविंद्र और सबसे छोटे बेटे बलवंत, जिन्होंने शहर में शिक्षा पूरी की थी। शहर से पढ़ाई पूरी कर जब बलवंत चौधरी गांव लौटे तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल छा गया। चौधरी का शिक्षित बेटा जब अपने गांव में वापस आया तो जसवंत सिंह चौधरी ने इस खुशी को मनाने के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में आसपास के प्रभावशाली लोगों के साथ साथ गांव के हर परिवार को आमंत्रित किया गया। भोज में नाच गाने और संगीत का भी विशेष प्रबंध किया गया था, जो उत्सव में रंग भर रहा था। गांव के लोग उमंग से भरकर नए नए परिधान पहनकर और सज धज कर
चौधरी साहब के आयोजन में शामिल होने पहुंचे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी साज सज्जा में कोई कसर न छोड़ते हुए आयोजन स्थल पर पहुंच रही थी। भोज का आयोजन एक ओर जारी था, वहीं दूसरी ओर एक ऊंचे मंच पर चौधरी साहब अपने परिवार संग बैठकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। वहीं बलवंत चौधरी, जो अब 22 वर्षीय तेजस्वी और सुशोभित युवक बन चुका था, अपने पिता के निकट विराजमान था। शहर की जिंदगी ने उसकी छवि में अलग ही तेज और आकर्षण भर दिया था। मंच के नीचे गांव वालों के लिए बैठने का विशेष इंतजाम था, जहां सभी मेहमान उत्साहपूर्वक नाच गाने का आनंद ले रहे थे। उसी भीड़ में एक और कोने में कमली भी अपने परिवार के संग बैठी थी। वह 18 वर्षीय चुलबुली और आकर्षक बालिका थी, जिसका सौंदर्य और स्वभाव उसकी सादगी में झलकता था। कमली साधारण परिवार से थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे और वह अपनी माता पिता की 5वीं संतान थी। नृत्य और संगीत का जोश मंच पर जारी था। जब बलवंत की निगाह अचानक भीड़ में बैठी कमली पर जा टिकी, उसकी आंखें कमली पर ठहर गई, जैसे उस मासूम चेहरे में उसे कोई गूढ़ आकर्षण दिखाई दे गया हो। वहीं कमली की नजरें भी बलवंत से जा टकराईं और उस पल में दोनों एक दूसरे की तरफ खींच से गए, जैसे कोई अलौकिक डोर उन्हें बांध रही हो। अचानक चौधरी जसवंत सिंह ने बलवंत को आवाज दी और उसका ध्यान टूटा। वह पिता के पास लौट आया, जबकि कमली भी अपने परिवार के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बलवंत के मन में उसकी छवि स्थायी हो गई। उसकी मासूमियत, उसकी चंचल आंखें और भोला चेहरा उसकी स्मृतियों में बस गए थे। अगले दिन बलवंत ने गांव के हर कोने में कमली को खोजा, पर वह कहीं नजर नहीं आई। समय बीतता गया, लेकिन उसकी तलाश खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह खेतों की ओर गया, जहां फसल कटाई हो रही थी, तो उसकी नजर एक बार फिर उसी लड़की पर पड़ी। कमली अपनी मां के साथ खेतों में मजदूरी कर रही थी। जैसे ही बलवंत उनके पास पहुंचा, सभी मजदूर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और छोटे मालिक कहकर उनका स्वागत किया। बलवंत का मन अब सहज था, क्योंकि वह अपनी तलाश के मुकाम पर पहुंच चुका था। कमली भी बलवंत चौधरी को अपलक देखे जा रही थी। एक दिन बलवंत उससे उसका नाम पूछता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, जी, मेरा नाम कमली है। इसके बाद बलवंत बहाने बनाकर अक्सर खेतों पर जाने लगा, ताकि कमली से मुलाकात हो सके। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातें गहरी होने लगी और कभी वे नदी के किनारे तो कभी खेत की झोपड़ी में मिलने लगे। एक दिन एकांत में बलवंत कमली से कह बैठा, तुम मुझे बहुत पसंद हो कमली। मुझे लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। कमली ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, आप सचमुच बहुत भले हैं। मैं भी आपको चाहती हूं, पर हमारी दुनिया तो बिल्कुल जुदा है। मैं एक गरीब साधारण जाति की लड़की हूं और आप मेरे लिए सिर्फ एक सपना है। आपकी और मेरी शादी होना मुमकिन नहीं है। आपके दिल में मेरी जगह होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उस झोपड़ी में बैठे बैठे दोनों अपनी भावनाओं में खोए हुए थे कि तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बलवंत ने देखा कि हरिया, उनके घर का एक नौकर, कुएं से पानी पीने आया था। हरिया के जाने के बाद कमली ने राहत की सांस ली और बलवंत ने फिर वादा किया, कमली, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अब तुम्हारे बिना जीवन अधूरा लगता है। समय का पता ही नहीं चला और जब बहुत देर हो गई, तब कमली ने कहा, मालिक, अब मुझे घर जाना चाहिए। कल फिर मिलूंगी। इतना कहकर वह चली गई। अब हर दिन कमली और बलवंत एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन कमली ने बलवंत से कहा, मालिक, क्यों ना हम पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर चले। वहां कहते हैं कि हर मनोकामना पूरी होती है। हम माता से अपने मिलन की प्रार्थना करेंगे। बलवंत ने सहमति दी और अगली सुबह दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। कठिन पत्थरीले रास्तों को पार करते हुए वे नदी तक पहुंचे, जहां नाव से नदी को पार कर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मंदिर पहुंचकर दोनों ने माता के दर्शन किए और एक दूसरे का साथ मांगते हुए प्रार्थना की। दर्शन के बाद पास की कुटिया में बैठे एक बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने दोनों को ध्यान से देखा और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। बलवंत ने उनके समक्ष अपनी और कमली की कहानी रख दी। बाबा ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर गंभीरता से कहा, जो राह तुमने चुनी है वह बेहद कठिन है बच्चों। बाबा ने कहा,
यदि तुम दोनों विवाह भी कर लोगे तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलवंत ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों? पर बाबा मौन रहे। बलवंत और कमली वापस अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन उनके प्रेम की तीव्रता अब परवान चढ़ने लगी। जैसा कहते हैं, इश्क की खुशबू और प्रेम की आहट छुपाए नहीं छुपती। यही हुआ बलवंत और कमली के साथ। धीरे धीरे इस बात का आभास गांव में फैलने लगा। जब कमली के माता पिता को इस बारे में भनक लगी तो उसके पिता ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, तूने क्या कर दिया? यदि बड़े मालिक को यह बात पता चली तो हमें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? उनकी मेहरबानी से ही तो हम जी रहे हैं। ये कहते हुए उसके पिता चिंतित हो गए। इधर जसवंत चौधरी को भी इस प्रेम कहानी की भनक लग गई थी। उसने बलवंत को बुलाया और गुस्से से पूछा, बलवंत, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बलवंत ने साहस बटोरते हुए कहा, बाबूजी, कमली एक बहुत भली लड़की है और मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं। हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। जसवंत ने क्रोध में बलवंत को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शहर पढ़ने भेजा था? ऐसी लड़कियों के साथ संबंध बिस्तर तक ही ठीक होते हैं। आज के बाद उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा विवाह तो एक प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से होगा। बलवंत ने विरोध में कहा, बाबूजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं और कमली एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन जसवंत चौधरी यह सुनकर चुपचाप वहां से चले गए। बलवंत की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी का हर निर्णय पत्थर की लकीर है। तुम वही करो जो वे चाहते हैं और जहां वे कहें वहीं शादी कर लो। पर बलवंत ने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, मैं और कमली एक दूसरे को भूल नहीं सकते। हमारा प्रेम सच्चा है। गुस्से से भरे जसवंत ने अपने विश्वास पात्र आदमी को बुलाकर आदेश दिया, आज रात रामदीन कहार का घर जला दो और कोई जीवित न बचे। लेकिन कमरे के बाहर किसी ने उनकी यह योजना सुन ली थी। रात के लगभग 2 बजे नकाब पोश आदमी रामदीन के घर के चारों ओर आग लगा देते हैं और घर धधक में लगता है। लेकिन उसी वक्त पगडंडी पर नदी किनारे से कुछ लोग गुजरते दिखाई देते हैं। वह रामदीन और उसका परिवार था, जो पहले ही गांव छोड़ चुका था। रामदीन रीवा की ओर मुंह कर कहते हुए सराहना कर रहा था कि किस तरह समय पर मजले मालिक रविंद्र चौधरी जी ने उनका साथ दिया और उन्हें घर से निकालकर जान बचा ली। रविंद्र जसवंत चौधरी का तीसरा पुत्र और बलवंत का बड़ा भाई था, जो अपने छोटे भाई से अत्यधिक प्रेम करता था। दोनों की उम्र में अधिक अंतर नहीं था। साथ में खेलते कूदते दोनों बड़े हुए थे। रविंद्र को भी बलवंत और कमली के प्रेम के बारे में जानकारी थी और उसने अपने भाई को बहुत समझाने का प्रयास भी किया था। उस रात जब जसवंत चौधरी ने अपने भरोसेमंद आदमी को रामदीन के परिवार को खत्म करने का आदेश दिया, तब रविंद्र ने ये बातें सुन ली और समय रहते रामदीन के परिवार को घर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि उसने बलवंत को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि उनके बाबूजी जसवंत चौधरी उन्हें कभी भी एक नहीं होने देंगे। अगर जसवंत को रामदीन के परिवार का पता चल गया तो वह फिर से उन्हें निशाना बनाएंगे। रविंद्र ने यह सब अपने भाई से छिपा लिया। साथ ही सोचा कि कुछ समय में बलवंत कमली को भुला देगा और सामान्य हो जाएगा। उसने रामदीन को अपने दूर के मामा नारायणपुर के जमींदार के नाम एक चिट्ठी सौंप दी, जिसमें उसने लिखा था कि वह उन्हें आश्रय और काम दे। नारायणपुर के छोटे जमींदार और धर्मप्रिय व्यक्ति, जो गरीबों की मदद में हमेशा तत्पर रहते थे, रविंद्र का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि जसवंत से उनकी कभी नहीं बनती थी। रामदीन का परिवार अगले दिन शाम तक नारायणपुर पहुंच गया। वहां के जमींदार ने रामदीन के परिवार को अपने खेत पर बने एक मकान में ठहरने की व्यवस्था कर दी। इधर सुबह जब बलवंत जागा तो उसने हवेली के बाहर सुनी कि रामदीन के घर में रात आग लग गई और उसका पूरा परिवार उसमें जलकर खत्म हो गया। यह सुनकर बलवंत पागल सा हो गया और दौड़ते हुए कमली के घर की ओर चला। उसका बड़ा भाई रविंद्र भी उसके पीछे गया। बलवंत ने जब राख में तब्दील हुए घर को देखा तो वह वहां घुसने का प्रयास करने लगा। रविंद्र ने पीछे से उसे रोक लिया और किसी तरह अपनी हवेली में लेकर आया। बलवंत बेसुध हो गया और कमली की यादों में पूरी तरह खो गया। उसके स्वभाव में एक गहरी उदासी समा गई। वह न किसी से बात करता, न मुस्कुराता,
बस चुपचाप रहता। उसका भाई और माँ उसे बहुत समझाते, पर उसका गुमसुम चेहरा वहीं ठहरा रहता, मानो उसे अब जीवन से कोई नाता ही न हो। जसवंत चौधरी पृथ्वीपुर के समृद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से बलवंत का विवाह करवाना चाहते थे। एक संदेश वाहक पृथ्वीपुर से आता है और जसवंत चौधरी को एक पत्र सौंपता है। उस पत्र में लिखा था कि जमींदार की पुत्री माधवी, जो अब 18 वर्ष की हो गई है, के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर उन्हें पूरे परिवार सहित आमंत्रित किया गया है, ताकि बलवंत और माधवी एक दूसरे को देख सकें और पसंद कर लें, जिससे उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हो सके। इस संदेश को पढ़कर जसवंत चौधरी बेहद प्रसन्न होते हैं और घर के सभी लोगों को यह सुखद समाचार सुनाते हैं। उन्हें इस रिश्ते में हर तरफ से लाभ नजर आता है, क्योंकि पृथ्वीपुर की रियासत न केवल विशाल है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे देश में फैला हुआ है। वहां के जमींदार को देश के धनी और प्रभावशाली जमींदारों में गिना जाता है और उनके पास कोई पुत्र नहीं, केवल एक ही संतान माधवी है। समारोह के दौरान माधवी की नजरें बस बलवंत पर ही टिकी रहती है। माधवी एक सुंदर, शालीन और संस्कारी लड़की थी, जो हर किसी का आदर करती थी और हवेली में सभी की प्रिय थी। समारोह समाप्त होने पर जसवंत चौधरी अपने ठहरने के स्थान पर लौट आते हैं, लेकिन माधवी का मन बलवंत के विचारों में उलझा हुआ था। उसकी आंखों में बस बलवंत की ही छवि बसी थी और उसकी रात करवटें बदलते बीती। जैसे जैसे सुबह हुई, वह अपनी माँ से बलवंत के बारे में पूछती है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि समारोह में बलवंत के परिवार को विशेष तौर पर विवाह की बातचीत के लिए ही बुलाया गया है। यदि उसे बलवंत पसंद है तो वह बलवंत से मिलकर अपने निर्णय को पक्का कर सकती है और फिर उसके पिता से इस रिश्ते की बात चलाई जाएगी। दोपहर के भोजन के लिए जसवंत चौधरी, उनकी पत्नी और बलवंत को आमंत्रित किया जाता है। भोजन के दौरान माधवी की नजरें बस बलवंत पर ही टिकी थी, पर बलवंत उससे आंखें नहीं मिला पाता। भोजन समाप्त होने के बाद माधवी की माँ उससे कहती है कि वह बलवंत को हवेली का भ्रमण कराए। माधवी बलवंत को हवेली में लेकर जाती है। हवेली में घूमते हुए माधवी बलवंत से पूछती है, क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? बलवंत हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, आप तो अत्यंत अद्वितीय हैं, आपको कौन नापसंद कर सकता है, पर मैं शायद आपके योग्य नहीं हूं। माधवी उसकी बातों से प्रभावित होते हुए कहती है, आप जैसे भी हैं, मुझे बेहद पसंद है। मैं विवाह करूंगी तो केवल आपसे ही करूंगी। बलवंत बस चुप रह जाता है और उनकी यह मुलाकात समाप्त हो जाती है। माधवी की माँ उससे पूछती है, तो तुम्हें बलवंत कैसा लगा? माधवी संकोच भरी मुस्कान से उत्तर देती है, जिससे माँ समझ जाती है कि उसका उत्तर सकारात्मक है। इस बीच पृथ्वीपुर के प्रतिष्ठित जमींदार जसवंत चौधरी और पंडित जी बैठे थे और बलवंत व माधवी की शादी के लिए अनुकूल तारीखों पर चर्चा हो रही थी। पंडित जी ने सुझाव दिया कि अगले महीने की एकादशी विवाह के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए, किंतु बलवंत अभी भी अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। उधर कमली भी दुखी और मौन में डूबी हुई थी। वह न कुछ खा रही थी, न पी रही थी और किसी से बात भी नहीं कर रही थी। उसके माता पिता रामदीन और उनकी पत्नी उसे ढेरों समझाते, पर कमली मौन ही रहती। एक दिन कमली तालाब के किनारे बैठी थी, जब नारायणपुर के जमींदार का पुत्र करण वहां से गुजरता है। कमली पर उसकी नजर पड़ते ही वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसके पास जाकर पूछता है, तुम कौन हो? कमली उसे बताती है कि वह पास के खेतों में स्थित छोटे से मकान में रहती है। घर लौटने पर करण अपनी माँ को कमली के बारे में बताता है और कहता है, मैं विवाह करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। उसकी माँ इसे सुनकर कहती है कि वह उसके पिता से इस विषय पर बात करेंगी। अगले दिन करण की माँ अपने पति से इस संबंध में चर्चा करती है और उनके पुत्र की इच्छाओं का हाल सुनाती है। करण के पिता नारायणपुर के जमींदार कहते हैं कि यदि करण को लड़की पसंद है तो वह लड़की के पिता को बुलाकर बात करेंगे। अगले दिन रामदीन को नारायणपुर की हवेली में बुलाया जाता है। हवेली में उसका सम्मान पूर्वक स्वागत होता है और जब जमींदार साहब आते हैं तो रामदीन खड़ा हो जाता है।
जमींदार उसे बैठने का आग्रह करते हैं और कहते हैं, रामदीन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहनी है। रामदीन उत्तर देता है, मालिक, आप मेरे अन्नदाता हैं, आप जो कहेंगे वह मेरे लिए आदेश है। जमींदार साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी को अपनी हवेली की बहू बनाऊं, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो। रामदीन प्रसन्नता से कहता है, मालिक, मुझे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। परंतु मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और आप इतने उच्च कुल के हैं। जमींदार साहब उसे विश्वास दिलाते हैं, रामदीन, मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता। भगवान ने पहले हमें इंसान बनाया है, ये रिश्ता पक्का ही समझो। रामदीन कृतज्ञता पूर्वक सिर झुकाकर कहता है, मालिक, जैसा आप उचित समझे। जमींदार साहब कहते हैं, कल पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। यह सुनकर रामदीन अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटता है। रामदीन घर आते ही अपनी पत्नी और बच्चों को यह शुभ समाचार सुनाते हैं कि उनके मालिक ने कमली का रिश्ता अपने बेटे करण के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर कमली की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। वह अपने पिता से कहती है, बापू, आपने ये क्या कर दिया? आपको तो पता है मैं चौधरी साहब की अमानत हूं। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। रामदीन गुस्से में कहते हैं, क्या पागल हो गई हो तुम? ऐसा अच्छा रिश्ता मिला है, वो भी जमींदार के घर से, जिन्होंने हमें आसरा दिया। वो तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी हवेली की बहू बना रहे हैं। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अगर तुमने मना किया तो मेरा मुंह मत देखना। कमली का दिल टूट जाता है और वह रोते रोते बेहाल हो जाती है। उसके मन में विचार आता है कि काश यह खबर किसी तरह बलवंत चौधरी तक पहुंच जाए, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझता। अगले दिन कमली तालाब के किनारे बैठी होती है। तभी करण वहां आता है और उसके पास बैठकर पूछता है, कमली, कैसी हो? यहां अकेली क्या कर रही हो? कमली चुप रहती है। करण फिर बोलता है, कमली, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। ये बेरुखी क्यों है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कमली फिर भी मौन रहती है। करण उसके हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में झांकता है और पूछता है, एक दोस्त की तरह ही बताओ कमली। ये सुनकर कमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रो पड़ती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी सिसकियां थमती है तो वह कहती है, मालिक, मैंने अपना दिल पहले ही किसी और को दे दिया है और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती। वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं सिर्फ उनका इंतजार कर रही हूं। करण मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो यह शादी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। मैं खुद इस रिश्ते को निभाऊंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम दोनों का मिलन नहीं हो जाता। कमली, ये मेरा तुमसे वादा है, भले ही हमारी शादी ना हो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूँ। अब तो बताइए कि वह सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? कमली कहती है कि वह रामपुर के चौधरी बलवंत जी हैं। रामपुर का नाम सुनते ही करण आश्चर्यचकित हो उठता है और कहता है, बलवंत तो मेरा भाई है। मैं 2 दिन के भीतर रामपुर पहुंचकर उससे मिलूंगा और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। करण की इस बात पर कमली कहती है, हाँ मालिक, अब मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उधर रामपुर में बलवंत और माधवी के विवाह की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, क्योंकि 3 दिन बाद उनका विवाह होना था। अगले दिन करण अपने घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए रवाना होता है। मार्ग में पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर के दर्शन होते हैं तो वह पूजन के लिए वहां जाता है। माता के दर्शन के पश्चात वह एक कुटिया की ओर बढ़ता है जहां महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। करण उनके चरण स्पर्श कर आगे बढ़ने को होता है, तब महात्मा जी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको बेटा, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसे मत करो, यही सबके लिए उचित होगा। करण जवाब देता है, बाबा जी, मैंने प्रतिज्ञा की है और यह कार्य तो मुझे करना ही है। प्रणाम कर वह वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात करण रामपुरा पहुंचता है और हवेली में दाखिल होता है। हवेली के सभी सदस्यों से मुलाकात कर वह सीधे बलवंत के कमरे में जाता है। बलवंत वहां गुमसुम बैठा है, परंतु जैसे ही करण को देखता है उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। करण उसे संभालता है और कहता है
कि कमली अभी भी जीवित है और उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बलवंत कहता है, मुझे तुरंत कमली के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवन नहीं जी सकता। इतने में रविंद्र चौधरी कमरे में आता है और सब बातें सुन लेता है। उसे देख बलवंत कहता है, भैया, क्या आपको पता है कि मेरी कमली जीवित है और मेरी प्रतीक्षा कर रही है? रविंद्र उत्तर देता है, हाँ, मुझे सब मालूम है। और फिर पूरी कथा सुनाने लगता है कि कैसे कमली और उसके परिवार को उन्होंने वहां से सुरक्षित निकाला था। बलवंत विनती करता है कि वह कमली के पास जाना चाहता है। इस पर रविंद्र कहता है, छोटे, अभी यह संभव नहीं है। 2 दिन में तुम्हारा विवाह है और यदि बाबूजी को कमली और उसके परिवार की जानकारी मिली तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बलवंत निराश होकर पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? कमली के बिना मेरा जीवन असंभव है। रविंद्र कुछ सोचते हुए कहता है, एक उपाय है जिससे तुम कमली से भी मिल सकोगे और यह विवाह भी नहीं रुकेगा। वे दोनों कुछ योजनाएं बनाते हैं। तभी करण कहता है, मैं पृथ्वीपुर जाऊंगा और माधवी से बात करूंगा। बलवंत उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मेरे मित्र, मेरा भरोसा रखो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा और कमली का मिलन कराऊंगा। रविंद्र चौधरी आगे कहते हैं, माधवी से मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम जाकर यह कह सकते हो कि तुम बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आए हो। शायद इससे तुम्हें उससे मिलने का अवसर मिल जाए। करण आश्वस्त होकर कहता है, भाई साहब, मुझ पर विश्वास करें, मैं यह कार्य किसी भी कीमत पर पूर्ण करूंगा। उसी समय जसवंत चौधरी कमरे में प्रवेश करते हैं और करण चुप हो जाता है। जसवंत रविंद्र से कहता है, तुम यहाँ बैठे हो जबकि बाहर विजयगढ़ के राजा साहब आए हुए हैं। उनका स्वागत करो, क्योंकि वे विदेश जाने के कारण विवाह में शामिल नहीं हो पाएंगे। रविंद्र चौधरी तुरंत वहां से उठकर चले जाते हैं। करण भी पृथ्वीपुर के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। वह घोड़े पर सवार होकर चलता है और शाम तक पृथ्वीपुर पहुंच जाता है। हवेली के बाहर घोड़ा रोककर वह द्वारपाल से कहता है, मैं चौधरी बलवंत का संदेश लेकर आया हूं, कृपया माधवी तक यह सूचना पहुंचा दे। थोड़ी देर बाद दरबान वापस लौटता है और कहता है, अंदर चले। करण को हवेली के एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया जाता है। कुछ क्षण बाद माधवी आती है, करण का अभिवादन करती है और पूछती है, चौधरी साहब का क्या संदेश है? करण बोलता है, माधवी जी, बलवंत बेहद विचलित है। वह आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास अब कोई और राह नहीं बची है। उनका आपके प्रति गहरा सम्मान है। माधवी तीखे स्वर में कहती है, सीधे सीधे बताइए, बात क्या है? तब करण बलवंत और कमली के प्रेम की दास्तान सुनाता है और कहता है, कमली और बलवंत अगर एक न हुए तो शायद वे जीवित नहीं रह पाएंगे। माधवी जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। माधवी कहती है, अगर किसी और से प्रेम करते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपने पिताजी को न सही, मुझे तो बता सकते थे। मैं अपने पिता से मना कर देती। करण समझाता है, उनके पिताजी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने आपको या किसी को भी इस बारे में बताया तो परिणाम गंभीर होंगे। माधवी सोचते हुए कहती है, कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और आप आज मुझे ये सब बता रहे हैं कि बलवंत किसी और से प्रेम करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? करण बोलता है, माधवी, मेरी भी शादी तय हो गई थी और 15 दिनों में मुहूर्त निकला था, लेकिन जैसे ही मुझे बलवंत और कमली के प्रेम का पता चला, मैंने तय किया कि मेरा प्रेम मुझे मिले या नहीं, पर बलवंत और कमली का मिलन जरूर होना चाहिए। माधवी कहती है, आप मेरे पिता को नहीं जानते। वे एक अच्छे इंसान हैं, परंतु ऐसे में वह रामपुर और वहां के चौधरी खानदान को बर्बाद कर देंगे। यह असंभव है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर एक ठहराव के बाद माधवी गंभीर स्वर में कहती है, कल पृथ्वीपुर बारात तो आएगी और विवाह भी होगा, परंतु यह जरूरी नहीं कि विवाह बलवंत चौधरी से ही हो। इतना कहकर माधवी कमरे से बाहर चली जाती है। करण सोच में पड़ जाता है। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर लौटते हुए उसकी आंखों में एक नई चमक उभरती है। विचारों में डूबा वह अंततः रामपुर पहुंच जाता है। वहां बलवंत व्याकुलता से करण की प्रतीक्षा कर रहा था। करण के पहुंचते ही बलवंत बेसब्र होकर पूछता है, क्या हुआ? पृथ्वीपुर में माधवी ने इनकार किया या मंजूरी दे दी? जल्दी बताओ।
करण शांत स्वर में कहता है, भाई चिंतित ना हो, तुम्हारा काम बन गया है। तुम्हारी शादी कमली से ही होगी, पर किसी से कुछ मत कहना। कल बारात भी जाएगी और शादी भी होगी। इधर रामपुर में चौधरी की हवेली में विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सुबह होते ही बारात धूमधाम से पृथ्वीपुर के लिए रवाना होती है। चौधरी जसवंत सिंह प्रसन्न है। उनके पुत्र का विवाह एक प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी से जो होने जा रहा है। करण के मन में हालांकि कुछ और ही योजना चल रही होती है। पृथ्वीपुर में बारात का भव्य स्वागत किया गया। वहां का माहौल रोशनी से जगमगा रहा था और बारातियों के स्वागत में लोग हर्षित थे। दूल्हा बलवंत, करण और रविंद्र एक कमरे में ठहरे हुए थे। दूल्हे को तैयार करके हाथी की पालकी में बिठा दिया गया। उसके माथे पर सेहरा बंधा हुआ था, जो विवाह की रस्में पूरी होने तक किसी को उसका चेहरा देखने की अनुमति नहीं देता था। बारात नाच गाने के साथ हवेली के प्रांगण में पहुंचती है। स्वागत में महिलाएं दीप कलश लिए खड़ी थी और जसवंत चौधरी ने कलशों में सोने चांदी की वर्षा की। अतिथियों के लिए 56 भोग की व्यवस्था की गई थी और सभी लोग भोजन में व्यस्त हो गए। इस बीच विवाह की रस्में आरंभ हो चुकी थी। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और अंततः विवाह की विधि संपन्न होती है। जब विवाह संपन्न होने के पश्चात दूल्हे का सेहरा हटाया गया तो उपस्थित लोग अचंभित रह गए। दूल्हा बलवंत नहीं बल्कि करण था। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। पृथ्वीपुर के जमींदार चौधरी जसवंत सिंह से कहते हैं, चौधरी तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जसवंत हतप्रभ होकर कहते हैं, मालिक मुझे क्षमा करें, मेरे अपने बेटे ने ही मेरे साथ छल किया है। यह अनर्थ मैंने नहीं, उसने किया है। ये कहते हुए जसवंत अपनी तलवार निकालते हैं और क्रोध में करण की ओर लपकते हैं, किंतु इससे पहले कि वह कुछ कर पाते माधवी करण के आगे आ खड़ी होती है। चौधरी गरजते हैं, हट जाओ लड़की, इसे आज अपने हाथों से समाप्त करूंगा। इसने विश्वासघात किया है। पर माधवी दृढ़ता से कहती है, आप इन्हें छूने का साहस न करें। ये मेरे पति हैं और मां भवानी की सौगंध, अगर किसी ने इन्हें स्पर्श भी किया तो रामपुर का एक भी व्यक्ति जीवित वापस नहीं जा पाएगा। इस दृढ़ घोषणा के साथ ही बारात पृथ्वीपुर से वापस लौट जाती है। पृथ्वीपुर के जमींदार, उनकी पत्नी, मां और माधवी एक ओर बैठे थे। माधवी गहरी सांस लेते हुए कहती है, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी शादी मेरी अपनी पसंद से हो चुकी है। ये कारण है। नारायणपुर के जमींदार के पुत्र। इसके बाद माधवी बलवंत और कमली की पूरी कथा अपने पिता के सामने खोलकर रख देती है। करण गंभीरता से माधवी से कहता है, माधवी आपसे विवाह होने के बाद भी मेरा कर्तव्य आपसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अभी मुझे पास के जंगल जाना होगा जहां बलवंत मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उसे और कमली को एक करना है। मेरा वादा पूरा करके मैं अवश्य आपके पास लौटूंगा और फिर आपको अपने घर ले जाऊंगा। माधवी से विदा लेकर करण जंगल की ओर चल पड़ता है और शीघ्र ही अपने मित्र बलवंत के पास पहुंच जाता है। जंगल में बलवंत व्यग्रता से उसका इंतजार कर रहा होता है। करण के आते ही बलवंत पूछता है, क्या हुआ वहां, सब ठीक है? करण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सब ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमली के पास ले चलता हूँ। इसके बाद दोनों नारायणपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। तालाब के किनारे उदास बैठी कमली अचानक किसी के कदमों की आहट सुनती है। जब वह पलट कर देखती है तो सामने बलवंत खड़ा होता है। कमली दौड़कर बलवंत से लिपट जाती है और आंसू बहाते हुए कहती है, मालिक आपने मेरी खबर ही नहीं ली, मैं तो आपको याद करके पल पल मर रही थी। बलवंत भावुक होकर कहता है, कमली मुझे भी नहीं पता था कि तुम जीवित हो, मैं तो तुम्हारी यादों में पागल सा हो गया था। करण की वजह से ही आज हम मिल पाए हैं। इतना कहकर बलवंत करण को गले लगा लेता है। करण गंभीर स्वर में कहता है, बलवंत यह स्थान अब तुम दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यहाँ से जल्द ही दूर जाना होगा। तुम्हारे पिता चौधरी साहब को यह ज्ञात हो चुका होगा कि तुम यहाँ हो और वे अवश्य तुम्हें ढूंढने आएंगे। तुम दोनों नाहरगढ़ चले जाओ, वहां मेरा मित्र वीरेंद्र सिंह है, मैं उसे पत्र लिख दूंगा, वह तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेगा। मेरा घोड़ा ले जाओ, उसकी थैली में थोड़े धन रखे हैं जो यात्रा में काम आएंगे।
फिर करण और बलवंत एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। इधर रामपुर में बारात लौट चुकी है। जसवंत चौधरी का क्रोध उफान पर है। अपने लठैतों को बुलाकर वे आदेश देते हैं, जाओ और बलवंत को ढूंढ कर लाओ। जब तक उसका पता न मिले वापस मत लौटना। किसी भी कीमत पर मुझे बलवंत चाहिए। आज उसने मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है। उधर बलवंत और कमली घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे के साथ रहते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त संसार की खुशियां उनके हाथ आ गई हों। दिन भर के थकाऊ सफर के पश्चात रात्रि में बलवंत और कमली एक गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं। मुखिया तुरंत बलवंत को पहचान लेता है क्योंकि वह जसवंत चौधरी का घनिष्ठ मित्र है और बलवंत की शादी में भी उपस्थित था। उसे बलवंत के लापता होने और माधवी की शादी करण से होने की घटना मालूम थी। मुखिया स्वागत करते हुए बलवंत और कमली को अपने घर में ठहराता है और उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह अपने व्यवहार में तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं होने देता कि वह जसवंत चौधरी का निकटस्थ है, लेकिन गुपचुप तरीके से अपने एक आदमी को रामपुर भेज देता है ताकि जसवंत चौधरी को इस बात की खबर दी जा सके। अगली सुबह जब बलवंत और कमली यात्रा के लिए पुनः तैयार होते हैं तो मुखिया उन्हें रोकते हुए कहता है, आज हमारे यहाँ बालक का जन्म उत्सव है, कृपया आज और ठहर जाइए, कल प्रस्थान कर लेना। बलवंत और कमली इस चालाकी से अनजान थे और रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुखिया अपने बेटे से कहता है, इन लोगों को पास के शिव मंदिर में दर्शन कराकर लाओ। वे सुबह का नाश्ता कर मंदिर की ओर रवाना होते हैं और दर्शन उपरांत शाम तक लौट आते हैं। लौटते समय मुखिया के घर के बाहर बंधा एक घोड़ा उन्हें जाना पहचाना प्रतीत होता है। जैसे ही बलवंत, कमली और मुखिया का पुत्र घर की ओर बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि वहां चौधरी जसवंत और उसके साथ 7,810 घुड़सवार मौजूद हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बलवंत त्वरित निर्णय लेता है। वह मुखिया के बेटे से कहता है, कमली के गले की मोतियों की माला मंदिर के पास गिर गई है, हम उसे लेकर आते हैं। इतना कहकर वे दोनों अपने घोड़े पर बैठ तेजी से विपरीत दिशा में दौड़ निकलते हैं। मुखिया का पुत्र जब अकेला घर में लौटता है, मुखिया उससे पूछता है, वे लोग कहाँ हैं? वह गले की माला का बहाना बता देता है। छिपा हुआ चौधरी जसवंत सारी बात समझ जाता है और अपने आदमियों को तुरंत बलवंत का पीछा करने का आदेश देता है। जसवंत के लठैत और घुड़सवार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उसी दिशा में बलवंत और कमली का पीछा करते हैं। कुछ आगे जाकर जसवंत 4 समूहों में बांटने का सुझाव देता है क्योंकि रास्ते अनेक दिशाओं में विभाजित हो रहे थे। बलवंत और कमली तेजी से भागते हुए जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और जसवंत अपने लठैतों के साथ उनका पीछा करता हुआ जंगल में घुस जाता है। भागते भागते रात का अंधेरा गहराने लगता है। थकान से चूर घोड़ा अब अधिक चलने में असमर्थ हो गया था। भूख और प्यास ने बलवंत और कमली को भी घेर लिया था। कमली भयभीत थी और बलवंत से सटकर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में भय की स्पष्ट झलक थी। कमली घबराकर बलवंत से कहती है, मालिक, अगर बड़े मालिक ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, हम यहाँ से सुरक्षित निकलेंगे और एक ऐसी दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। वहां हमारे प्यार के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी होगी। हम एक छोटा सा घर बसाएंगे जहाँ तुम्हें हर पल मेरा साथ मिलेगा। बलवंत की इन बातों से कमली की आंखें खुशी से चमक उठती है। दोनों एक दूसरे के आगोश में बेखबर होकर नींद के आगोश में समा जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है और बलवंत अचानक जाग जाता है। वह जल्दी से कमली को उठाते हुए कहता है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वे लोग हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। दोनों तेजी से घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ चलता है। एक पहर बीत जाता है पर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आखिरकार वे एक झरने के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं। जैसे ही पानी पीकर खड़े होते हैं, फिर से घोड़ों की टापों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगती है। वे फिर से भागते हैं, लेकिन पीछा करने वाले अब और करीब आ चुके थे। भागते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां दोनों तरफ ऊंची चट्टानें हैं
और सामने बहती हुई नदी एक गहरी खाई में गिर रही है। नीचे झांकने पर कुछ दिखाई नहीं देता। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बलवंत और कमली घोड़े से उतर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में निश्चय भरी नजरों से देखते हैं। इसी दौरान चौधरी जसवंत और उसके आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों ओर घिरे हुए बलवंत और कमली के पास अब कोई और चारा नहीं बचता था। अपने सिपाहियों से कहो, दोनों को पकड़ लाएं। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं, उसी क्षण बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा देते हैं और कुछ ही पल में उफनती नदी के साथ गहरी खाई में जा गिरते हैं। चौधरी जसवंत के एक आदमी ने कहा, मालिक, इतने ऊंचाई से गिरे हैं, जिंदा नहीं बच सकते। नीचे बड़े बड़े पत्थरों का ढेर है। यहाँ से जो गिरा उसका बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद चौधरी और उसके आदमी स्थान छोड़कर लौट जाते हैं। दूसरी ओर जैसे ही बलवंत और कमली नदी में कूदते हैं, वे तेज बहाव के साथ बहते हुए किनारे की ओर सरकते जाते हैं। खाई के किनारे पहुंचने पर वे अपनी धैर्य और फुर्ती से गिरने की गति को कम कर लेते हैं और झाड़ियों में अटक जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटों से बचने का मौका मिलता है। कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जब बलवंत को चेतना आती है तो वह देखता है कि वे दोनों झाड़ियों में उलझे हैं। ऊपर से नदी का प्रचंड जलधारा गहरी खाई में गिर रहा है, जिससे भयावह गर्जना हो रही है। अधिक जल प्रवाह होने के कारण नदी तेजी से गिर रही है, मगर जहां वे फंसे हैं वहां पानी का वेग कुछ कम है और उन्हें सांस लेने में कठिनाई नहीं हो रही। बलवंत झाड़ियों से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन उसके शरीर पर लकड़ी के कई टुकड़े धंसे हुए हैं। एक एक करके वह इन टुकड़ों को निकालता है और धीरे धीरे पत्थरों की सतह पर आ जाता है। उसके शरीर के कई हिस्से घायल हो चुके हैं। वह अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर बहते खून को रोकने के लिए घावों पर बांधता है। फिर वह कमली की ओर बढ़ता है, जो अभी भी बेहोश अवस्था में झाड़ियों में अटकी है। बलवंत उसे खींचकर पत्थरों पर ले आता है और होश में लाने का प्रयास करता है, मगर वह चेतना में नहीं आती। वे एक ऐसे स्थान पर फंसे हैं जहां से ऊपर चढ़ना असंभव है और नीचे उतरना भी अत्यंत कठिन। रात ढलने को है और कमली अभी भी बेहोश है। बलवंत असमंजस में है। चारों ओर गूंजती जलप्रपात की गूंज उसे और बेचैन कर रही है। कमली का सिर अपनी गोद में रखते हुए वह उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं जागती। धीरे धीरे बलवंत की पलकें भारी होने लगती हैं और वह गहरी नींद में चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि कमली को होश आ रहा है। कमली धीमी आवाज में पूछती है, हम कहाँ हैं मालिक? वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द के मारे हिल भी नहीं पाती। घबराकर वह चारों ओर देखती है और पूछती है, हम किस जगह फंसे हैं मालिक? बलवंत उसे दिलासा देता है, घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं। बस थोड़ी ऊंचाई पर अटके हैं, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। फिर वह पास के एक पेड़ से लंबी बेलों को काटकर एक रस्सी बनाता है और उसे कसकर मजबूत करता है, ताकि वे इस कठिनाई से बाहर निकल सके। बलवंत पास की एक झाड़ी से रस्सी बांधता है और फिर कमली को अपनी कमर से सहारा देते हुए धीरे धीरे नीचे उतारता है। उसके बाद वह स्वयं भी नीचे उतर आता है। नीचे पहुंचकर वे जंगल में लगे पेड़ों से फल तोड़कर अपनी भूख शांत करते हैं। उस क्षण कमली उदास होकर कहती है, मालिक, मेरे कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। आप एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, फिर भी मुझसे प्रेम क्यों किया? आपकी जिंदगी पहले कितनी सरल थी और अब मेरे कारण आप दर दर भटक रहे हैं। बलवंत उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ऐसा मत कहो कमली, तुम ही मेरे जीवन की सार्थकता हो। तुम्हारे बिना तो अब एक क्षण भी जीना असंभव है। मेरी जिंदगी अब तुमसे शुरू होकर तुम ही पर समाप्त होगी। इसी तरह बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें दूर एक गांव नजर आता है और उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान उभर आती है। गांव में पहुंचकर वे एक ठिकाने पर ठहरते हैं और स्थानीय वैद्य से अपने घावों का उपचार करवाते हैं। कुछ दिन विश्राम के बाद स्वस्थ होकर वे वहां के लोगों से विदा लेकर नाहरगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। कमली और बलवंत दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं और खुशी खुशी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ के समीप पहुंचते ही वे एक गांव के पास एक विशाल मेला देखते हैं।
कमली प्रसन्न होकर कहती है, मालिक, मुझे मेला घूमना है। बलवंत उसे मेले में ले आता है। वहां अनेक दुकानें सजी हुई है। कई जगहों पर चूड़ियां, कपड़े, मिठाइयां और बर्तनों की दुकानें लगी है। कहीं नाटक नौटंकी चल रही है तो कहीं झूले लगे हुए हैं। मेले में घूमते घूमते जब वे थक जाते हैं तो एक झूले के पास खड़े होकर विश्राम करते हैं। तभी कमली देखती है कि एक छोटा बच्चा झूले से लटक रहा है और गिरने वाला है। वह घबरा कर कहती है, मालिक, वो बच्चा गिर जाएगा। बलवंत तुरंत स्थिति को समझते हुए झूले के नीचे पहुंचता है। बच्चा जैसे ही गिरता है, बलवंत उसे हवा में ही लपक लेता है। यह दृश्य देखकर भीड़ में खड़े लोग हैरान रह जाते हैं और वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। बच्चे की मां दौड़कर आती है, अपने बच्चे को बलवंत से लेकर कहती है, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। हम नाहरगढ़ के ठाकुर साहब के परिवार से हैं। कृपया हमारे साथ चले और हमें आपकी सेवा का अवसर दे। बलवंत कमली की ओर देखता है और वह इशारे में सहमति दे देती है। वे लोग उस महिला के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में महिला अपना परिचय देती है, मैं ठाकुर रत्न सिंह की पत्नी मनोरमा हूँ। और बलवंत व कमली से उनके बारे में पूछती है। बलवंत उत्तर देता है, हम परदेशी हैं। ये मेरी प्रेमिका कमली है। हमारे रिश्ते को हमारे परिवार ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए हम यहाँ भाग कर आए हैं। हमारी शादी को हमारे परिवार कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमने गांव छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। ये सुनकर मनोरमा कहती है, आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं खुद आपकी शादी यहाँ संपन्न कराऊंगी। जब वे नाहरगढ़ पहुँचते हैं तो मनोरमा देवी हवेली में उनके ठहरने का इंतजाम करती है और ठाकुर रतन सिंह को सारी घटना बताती है। रतन सिंह भी उनकी सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं। कुछ समय बाद ठाकुर साहब विवाह की तिथि तय करवा लेते हैं। 4 दिन बाद कमली और बलवंत की शादी निर्धारित होती है। कमली असीम खुशी से भरी है। बलवंत से कहती है, मालिक, मैं इतनी प्रसन्न हूँ। हमारा सपना, जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, वह अब साकार होने जा रहा है। हमने इसके लिए कितनी कठिनाइयां सहन की, परिवार से दूरी बनाई और न जाने क्या क्या झेला। 4 दिन बाद हम जीवन के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हमारा एक छोटा सा संसार होगा जिसमें हम और हमारे बच्चे स्नेह से जीवन बिताएंगे। बलवंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे कमली का चेहरा शर्म से खिल उठता है। विवाह का दिन आ जाता है और कमली उल्लास से भरी हुई होती है। ठाकुर नंदन सिंह ने शादी की समस्त तैयारियां बड़े धूमधाम से करवाई होती है। बहुत से मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। बलवंत और कमली वरमाला पहनाकर एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। विवाह उपरांत रतन सिंह उन्हें कुछ दिन अपने पास रखते हैं और बाद में एक नया घर आवंटित कर देते हैं। बलवंत को ठाकुर साहब अपने यहाँ मुनीम का कार्य सौंप देते हैं और दोनों को अपने बच्चों की तरह स्नेह देते हैं। कमली ठाकुर साहब को अपने पिता के समान मानने लगती है। कमली का पूजा पाठ में अत्यधिक आस्था होती है। वह नियमित व्रत करती है और अपना अधिक समय धार्मिक कार्यों में बिताती है। बलवंत और कमली का जीवन सुखद और समृद्धिपूर्ण चलने लगता है। इसी बीच एक नई खुशी दस्तक देती है। कमली मां बनने वाली है। बलवंत उसका विशेष ध्यान रखने लगता है। कुछ समय बाद कमली एक स्वस्थ और सुंदर पुत्री को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती जाती है और उसके खेलकूद और शरारतों से घर गुलजार रहने लगता है। उनकी बेटी जब 6 साल की हो जाती है, उसकी नटखट हरकतें बलवंत और कमली के जीवन में नवजीवन का संचार कर देती हैं। वे उसे पाकर अत्यंत प्रसन्न है। उसकी हरकतें उनका मन मोह लेती है। लेकिन जैसा कहते हैं, समय का चक्र सदा एक सा नहीं रहता। बलवंत और कमली का जीवन भी उसी अनचाहे मोड़ पर आ गया। अचानक